Hello everyone, welcome you once again to CF Final Financial Reporting Revision Ind AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। दोस्तों ये रिवीजन वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 102 में पिछली कुछ आरटीपी में जिस तरह के इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछे हैं वो एकदम नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है और अपन इन सारे तरह के कॉन्सेप्ट्स को इस रिवीजन में अलॉन्ग विद दोज लेटेस्ट क्वेश्चन शामिल करने वाले। देख रहे हैं आप लोगों के सामने है शॉर्ट नोट्स विच इज योर मटेरियल फॉर रिवीजन। साथ में अपन देखेंगे क्वेश्चन बैंक फ्रॉम द सॉल्वर जिसमें पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी सबके लेटेस्ट क्वेश्चंस रेलेवेंट मास्टर क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। आ जाओ दोस्तों, लेट्स डाइव इनटू शेयर बेस्ड पेमेंट इंड AS 102। सर सबसे पहले ये शेयर बेस्ड पेमेंट का इंड AS कब एप्लीकेबल, तो ध्यान से समझो। जब भी आप कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स या इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कोई गुड्स सर्विसेज या एम्प्लॉय को पेमेंट कर रही है तो इंड AS 102 लगेगा। आई रिपीट, वेन एवर द कंपनी पेज फॉर गुड्स और सर्विसेज, अंडरराइटर को बोला कमीशन तुझे शेयर्स के फॉर्म में देंगे, और टू एम्प्लॉइज या एम्प्लॉय को बोला इतने साल काम कर तो तुझे शेयर देंगे, या इतने साल काम कर तो जितनी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उतना तुझे बोनस देंगे। दोनों ही केस में आप इस इंड AS के अनुसार अकाउंटिंग करेंगे। यानी इट इज नॉट पेमेंट इन शेयर्स, इट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। एनी ट्रांजैक्शन वेयर यू आर पेइंग और डिस्चार्जिंग द कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ योर ओन इक्विटी शेयर, दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज। एक्सेप्शन है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, अगर अपन अपने शेयर पीसी में इशू कर रहे हैं तो इंड AS 103 लगता है। तो इस पूरे स्टैंडर्ड को आप प्राइमरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट एम्प्लॉय के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें ESOP, जहां पे हम इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉय को इशू करते हैं जिसे कहते हैं इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। या इक्विटी शेयर में जितना इंक्रीमेंट होगा उतना तुझे कैश में बोनस देंगे, विच इज नोन एज कैश सेटल्ड प्लान। हमें एम्प्लॉय बोले हम भक्कड़ आदमी, हमारे पास इक्विटी शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं, आप बोल रहे हो ESOP के लिए 10 रुपए में देंगे तुमको 50 रुपए का शेयर, हमारे पास 10 रुपया नहीं है लगाने को। हमने बोला छोड़ यार, 10 के ऊपर जितना पैसा जाएगा तेरे को बोनस पे कर देंगे उतना कैश में। तो यह है कैश सेटल्ड, पर इसमें कितना कैश पे करना है, बोनस कितना होगा, ये प्योरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन द प्राइस इंक्रीज ऑफ द शेयर। कई बार ऑप्शन भी हो सकता है कि तेरी जो इच्छा है दोनों में से ले लेना, तो इक्विटी और कैश सेटल्ड प्लान। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि अमन गुप्ता ने बोला कि यार रणवीर सिंह सुन, मैं नया ईयरबड लॉन्च कर रहा हूं, तू उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जा और बदले में मैं तुझे मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर दे दूंगा। तो आई एम टेकिंग सर्विसेज एंड मेकिंग पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर। दीज आर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विच कुड बी ए पेमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स और प्राइस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स और विद एन ऑप्शन। तो हम दो पार्ट में इस पूरे डिस्कशन को डिवाइड करेंगे। पहले अपन देखेंगे कि एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय के केस में वी विल टेक अप इक्विटी सेटल प्लान, जिसमें हम ESOPs कहते हैं। ESOP में बोलूँ तो समझ जाना, जिसमें मैं इक्विटी शेयर्स देने वाला हूं अपने एम्प्लॉय को आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। थोड़ा सा वॉइस एडजस्ट किया है मैंने। चलिए, सबसे पहले इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तो सीधे मैं अकाउंटिंग का रिवीजन कराऊं इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्चुअल बैकग्राउंड डेवलप कर देता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो नए तरह के कंसेप्ट आए उसको भी रिवाइज करने के लिए, वो क्या है समझो। एक एग्जाम्पल से अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 5 डायरेक्टर है, 1 अप्रैल 2026 ग्रैंड डेट का मतलब जिस दिन स्कीम अप्रूव हो गई है और हमने शेयर्स की ये स्कीम हमारे एम्प्लॉय के साथ अनाउंस कर दी है। 5 डायरेक्टर्स टू हुम कंपनी प्रोमिसेस टू गिव इक्विटी शेयर्स इफ दे कंटिन्यू टू वर्क फॉर 4 years। 4 साल काम कर तो मैं तुझे इक्विटी शेयर दूंगा। डायरेक्टर कितने शेयर दोगे सर? 5000 शेयर पर डायरेक्टर एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर। यानी डायरेक्टर से 30 रुपए लूंगा और उसे शेयर दे दूंगा। 30 रुपए क्या कहलाएगी? एक्सरसाइज प्राइस, जो डायरेक्टर को पैसा देना है अगर उसे शेयर चाहिए तो। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 से नीचे दे सकते हैं क्या, फिर वो स्वेट इक्विटी शेयर हो जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू 90 रुपए पर शेयर है। अरे वाह, हमें 90 की चीज 30 में दी जा रही है, इसका मतलब हमें 60 रुपीज का फायदा हो रहा है। पर भाई सुन, शेयर की प्राइस है आज 90 रुपए। 30 रुपीज हमें तुमसे कब चाहिए? 3 साल काम करोगे तो उसके बाद तुम्हें शेयर 30 रुपए पर देंगे। तो ये एक्सरसाइज प्राइस आज से 3 साल बाद पे करनी है। वो 3 नहीं, 4 साल बाद।
ESOP शेयर्स हैव 6 मंथ्स लॉक इन। इसका मतलब ये शेयर नॉर्मल शेयर से थोड़े अलग है, इसमें लॉक इन पीरियड भी है कि आप खरीदोगे तो बेच नहीं पाओगे मार्केट में। तो 4 साल तक जो डायरेक्टर रुकेगा वो 30 रुपए में शेयर खरीद सकता है, 6 महीने तक बेच नहीं पाएगा, फिर बेच पाएगा। 3 महीने का एक्सरसाइज पीरियड है, तो ऐसा नहीं 4 साल खत्म हुए तो उसी दिन लेना है, भूल गए तो गए। 3 महीने तक कभी भी आप शेयर खरीद सकते हो कंपनी के। मीन्स डायरेक्टर कैन डिसाइड इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट व्हेन दे आर एंटाइटल्ड टू बाय द कंपनी शेयर। इसे बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। इतने पीरियड में एक्सरसाइज कर लेना। 4 ईयर्स को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, जितने समय में हमारे शेयर्स वेस्ट होंगे, यानी कि एंटाइटलमेंट आएगा। अब सबसे पहला सवाल, मुझे बताओ डायरेक्टर का इंसेंटिव बेनिफिट रुपी टर्म्स में स्कीम में कितना है। तो हो सकता है आपको लगे कि आप बोलो सर 90 की चीज़ अगर मुझे कोई 30 में आज देता तो फ़ायदा 60 रुपये का होता, पर कोई मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 4 साल बाद तुझे 30 रुपीज़ में जो आज 90 की चीज़ है वो दूंगा, तो उसका फ़ायदा कितना होगा। ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि 3 साल में अगर शेयर की प्राइस लग रहा है बहुत बढ़ने वाली है तो फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, गिर भी सकती है तो फ़ायदा कम हो जाएगा। 3 साल बाद ये जो शेयर मुझे मिल रहे हैं मैं 6 महीने तक बेच नहीं पाऊंगा, तो इससे फ़ायदा थोड़ा कम लगेगा क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है। पर 3 साल बोल रहा हूँ, बार बार 4 साल है, सॉरी, वेस्टिंग पीरियड 4 साल। तो 4 साल बाद मेरे पास 3 महीने का पीरियड है, यानी मैं 3 महीने में कभी भी डिसाइड कर सकता हूँ। अगर इसकी जगह ये 3 महीने की बजाय 6 महीने होता, 8 महीने होता, तो मुझे और ज़्यादा बेनिफिट लगता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लंबा पीरियड है क्या करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, शेयर की प्राइस के फ्लक्चुएशंस को अपने फेवर में मैच करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के परसीव्ड बेनिफिट को, उसकी वैल्यू को चेंज करती है। दैट इज वाई इस इंडेक्स में फेयर वैल्यू ली जाती है ऑप्शन की, ना कि सिंपली मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस। आज जिस दिन आप शेयर स्कीम ग्रांट कर रहे हो, ईसॉप बोलता हूँ, ईसॉप ग्रांट कर रहे हो, उस दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू है और एक्सरसाइज प्राइस, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। हमें वो नहीं लेना है, हमें लेना है कि इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑप्शन क्या है। तो ब्लैक स्कॉल्स मॉडल या ऐसे कोई, जैसे ऑप्शन प्राइसिंग होती है ना, 2-6 महीने बाद आपको अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो एफ&ओ मार्केट में क्या प्रीमियम पे मिल रहे हैं, ये वैसे है। तो टेक्निकली स्पीकिंग क्या इसकी बेनिफिट 60 रुपीज़ है सर, विच इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मेरा ऐसा कहना है कि भाई इसमें 6 महीने का लॉक इन है, नो लॉक इन होता तो समझ में आता, प्लस आगे के बेनिफिट है। तो इन सब से हमें ये समझ में आता है कि इसकी वर्थ डेफिनेटली 60 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ भी रही है काफ़ी, ऐसा है। तो हमें फेयर वैल्यू लेना है, ठीक है। अब सपोज क्वेश्चन ने फेयर वैल्यू 80 रुपीज़ दे रखी है, आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दी जाएगी, पर ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि हमें फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस नहीं लेना है, और हमें फेयर वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है वो लेना है, विच इज़ इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स लाइक आपका एंटाइटलमेंट कितने साल बाद है, कंपनी का शेयर कैसे चल रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, एक्सरसाइज पीरियड, लॉक इन पीरियड, ये सब फेयर वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमेशा फेयर वैल्यू दी जाती है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आगे। अब कंपनी कह रही है कि मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं जिसकी फेयर वैल्यू 80 रुपये पर शेयर है। बदले में कंपनी आपसे क्या करा रही है, डायरेक्टर से 4 साल तक काम करा रही है। तो इसका मतलब ये जो 80 रुपये का बेनिफिट मैं एक ऑप्शन पे दे रहा हूं, इसके बदले में मैं फ्री में नहीं दे रहा हूं, एम्प्लॉय से 4 साल काम करवा रहा हूं, उसकी तनख्वाह भी दे रहा हूं, पर ये भी बेनिफिट दे रहा हूं। तो ये खर्चा है मेरा 80 रुपीज़ का, जो मैं 4 ईयर्स के पीरियड में एक्सपेंस आउट करूंगा। तो आई हैव टू रिकॉर्ड 80 रुपीज़ एक्सपेंस एट 4 ईयर्स। ये इंडेक्स कहता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आपको खर्चा बुक करना है। तो फर्स्ट ईयर एंड हुआ, स्कीम थी 1 अप्रैल 2026 की, और फर्स्ट ईयर एंड होने के बाद कंपनी के शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बेहतर देन जो हम सोच रहे थे। इससे अब ये शेयर की फेयर वैल्यू 80 रुपीज़ से बढ़ के 92 हो गई है। मार्केट वैल्यू 90 से 115, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर इसकी फेयर वैल्यू 92 हो गई है। अब मुझे बताओ फर्स्ट ईयर एंड पे आप खर्चा कितना बुक करोगे। अगर ग्रांट डेट पर फेयर वैल्यू 80 है, लेकिन रिपोर्टिंग डेट पहला साल जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन 92 हो गई है। इंडेक्स में ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली सारी चीजें समझने के लिए, कि हमें ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू कंसिडर करना है, सब्सिक्वेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू को ट्रेंड इग्नोर करना है। कारण क्या है इसका? We will consider 80 as increase of 12 is definitely a gain for the employee. इसलिए एम्प्लॉयर का लॉस भी कह सकते हो आप, बट ये कोई डेरिवेटिव नहीं है जिसे हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं भाई।
कि मैं हर ईयर एंड पे देखूंगा कितना लॉस हो रहा है और लॉस बुक करूंगा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये कैसा है कि अगर मैं ग्रांड डेट पे एम्प्लॉय की बजाय किसी और को भी ये ऑप्शन देता तो 80 रुपये में दे देता। अब वो आदमी बाद में मेरा शेयर खरीदेगा तो मैं थोड़ी ना इसमें फ्लक्चुएशन बुक करूँ। तो इसलिए इंडेस इस प्रिंसिपल पर बनाया गया है कि जिस दिन आपने ईसॉप ग्रांट किया उस दिन आप जो एम्प्लॉय को फायदा पहुंचा रहे हो, हमें उतना खर्चा वेस्टिंग पीरियड में ओवर द पीरियड बुक करना है। एम्प्लॉय को उससे ज्यादा फायदा होता है तो एक्स्ट्रा खर्चा बुक नहीं करना। अगर एम्प्लॉय को नुकसान होता है, उससे कम फायदा होता है, तो भी हम हमारा खर्चा उतना ही बुक करेंगे जितनी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। वन लाइनर, fair market value changes of the equity shares of the company after the grant date are to be ignored with this particular logic. तो खर्चा 80 से ही बुक होगा। तो changes in fair market value of share post the grant date 1/4/26 leading to changes in fair value of option are to be absolutely ignored for accounting purpose in this standard. तो इससे कंक्लूजन आ गया कि सर हमें टोटल 80 रुपीज का खर्चा बुक करना है, 4 साल में बुक करना है। सर 4 साल में बुक करना है या 4 साल प्लस 3 महीने का एक्सरसाइज पीरियड? तो मैंने एम्प्लॉय को 4 साल रोका ही 80 रुपए के लालच देकर। उसको गोली पकड़ाई है मैंने क्या कि 4 साल बाद तुझे शेयर मिलेंगे, पर मैंने बोला उसके बाद 3 महीने में कभी ले सकता है, तो क्या मैं उससे 3 महीने और काम करा सकता हूँ? ये आर्टिकल नहीं है कि छुट्टियां खत्म होने के बाद भी बोलोगे कि नहीं हाँ जा। ये मना कर सकता है, बोलेगा मैं नहीं आऊंगा। ये तो इसके पास चॉइस है कि ये 3 महीने में कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो आपको ये बेनिफिट देने के बदले में सिर्फ 4 ईयर की सर्विस मिल रही है, तो खर्चा 4 साल में बुक होगा, ना कि 4+3। इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड में खर्चा बुक होगा, ना कि वेस्टिंग प्लस एक्सरसाइज पीरियड जिसे बोलते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ। तो बाकी सब में नहीं, ये है सही। नेक्स्ट, अब कंपनी फर्स्ट ईयर के एंड पे एस्टिमेट कर रही है कि सिर्फ 3 ही डायरेक्टर 4 साल पूरे करेंगे। तो स्कीम कितने डायरेक्टर को दी? 5 में से बोल रहे एक डायरेक्टर पहले साल ही चल बसा, नहीं चल पाया ज्यादा तो वो निकल लिया। तो बचे कितने? दी थी 5 को, बचे 4 है, एक और छोड़ के जाने की उम्मीद है, 3 बचेंगे 4 साल खत्म होने पे, क्वेश्चन में दिया है। आप प्रोविजन कितने पे बनाओगे? आज 4 डायरेक्टर हैं, स्कीम 5 को दी थी, उम्मीद 3 की है, आंसर 3। क्यों? कोई भी इंडेस ऐसा नहीं बोलता है कि कंजर्वेटिज्म का मतलब है जो खर्चा नहीं भी होने वाला है वो बुक कर दो। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, सब प्रिंसिपल क्या कहेंगे कि भैया अगर आपको एंटिसिपेशन है कि कोई खर्चा होगा, लॉस होगा, तो प्रोवाइड फॉर करो। तो जो एंटिसिपेटेड एक्सपेंस है उतना ही बुक होएगा। तो मुझे लग रहा है 3 डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे तो मैं 3 का ही खर्चा बुक करूंगा। अरे नहीं सर, ऑब्लिगेशन तो हमारे ऊपर 4 का है ना, क्योंकि 4 के 4 डायरेक्टर अगर कंटिन्यू करें तो हम उसे मना नहीं कर पाएंगे। और ऑब्लिगेशन होता है तो लाइबिलिटी बुक होती है, करेक्ट, ऑब्लिगेशन होता है तो लाइबिलिटी बुक होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है लाइबिलिटी मैक्सिमम ऑब्लिगेशन पे बुक होती है, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन पे बुक होती है। कोर्ट में केस लग गया, हार सकता हूं, मेरे हाथ में नहीं है, ऑब्लिगेशन है मेरे सर पर। इसका मतलब ये नहीं कि सारे केस में मैं पूरा का पूरा प्रोविजन बना दूं, जितने का केस लगा है मुझे मालूम है आधे से ज्यादा केस तो मैं जीत जाऊंगा, तो मैं उस पर क्यों प्रोविजन बनाऊंगा, तो कम का बनाऊंगा। इसलिए इस स्टैंडर्ड में भी सिर्फ 3 डायरेक्टर पे ही आपको प्रोविजन बनाना है। सर फिर तो चेंज इन एस्टिमेट भी होगा, कभी बाद में लगा कि 4 रुक गए तो और 2 हो गए तो, बिल्कुल सही है। तो रीमेजरमेंट तो हर इंडेस में देखने को मिलता है, इसमें भी आएगा। तो कंक्लूजन है सर, एक्सपेंस कितने समय में रिकॉर्ड होगा? इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस टू वेस्ट। उतने के लिए बुक होएगा, सबके लिए नहीं होगा। अब सर कभी चेंज इन एस्टिमेट हो गया तो कैसे होएगा? प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट होगा, लेकिन अमाउंट कैलकुलेट होगा रेट्रोस्पेक्टिव विदाउट रीस्टेटमेंट। मतलब पहले साल लग रहा था 3 डायरेक्टर रहेंगे तो मैंने खर्चा कितने पे बुक किया? 3 पर। अगले साल 4 के 4 डायरेक्टर हैं अभी और लग रहा है चारों के चारों आखिरी तक रहेंगे, तो इस एक डायरेक्टर पे, ये छोटी उंगली वाला एक डायरेक्टर है, इसका आपने फर्स्ट ईयर का खर्चा बुक नहीं किया, तो सेकेंड ईयर में इसका खर्चा पहले साल का और दूसरे साल का दोनों का बुक करना। ऐसा मत करना कि इसका खर्चा बचे हुए पीरियड में डेफर कर देना। तो पिछले साल जो बुक नहीं किया था उसके लिए क्या प्रीवियस ईयर के रीस्टेट करना होंगे खाते? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीमेजरमेंट का नियम है। आप क्लोजिंग प्रोविजन निकाल लो कि आज के एस्टिमेट के हिसाब से टोटल प्रोविजन कितना होना चाहिए, माइनस कितना बना चुके हो, डिफरेंस इस साल बुक कर दो। यानी एक तरह से ये रेट्रोस्पेक्टिव विदाउट रीस्टेटमेंट, जिसे रेट्रोएक्टिव, या सिंपली ये कह दो कि क्यूमुलेटिव खर्चा कितना बुक हो जाना था माइनस कितना बुक किया, बुक कर दो। तो जो पिछले साल कम बुक हुआ वो इस साल बढ़ जाएगा। चल, अब सर ऐसा हुआ कि ईयर 2 पे प्राइस गिर के 40 रुपए हो गए
और अब हमें लग रहा है कि डायरेक्टर वेस्टिंग पीरियड तो पूरा करेंगे लेकिन एक्सरसाइज नहीं होएगा ऑप्शन एक भी, क्योंकि भाई तुम उसको बोल रहे हो 30 रुपए में शेयर ले, उसमें भी लॉक इन है और शेयर ऐसा धड़ाम गिर रहा है कि अब ये क्या हो चुका है 100 से 40 पे आ गया, क्या भरोसा आगे गिरेगा और गिरेगा। अब हमें नहीं लग रहा है एक भी डायरेक्टर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, हालांकि डायरेक्टर 4 साल पूरा करेंगे पर इस सब में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। अब इस सिचुएशन में मेरा एस्टिमेट चेंज हो जाना चाहिए, और क्या मुझे अब 0 पे प्रोविजन बनाना है या पूरे पे बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हमें इसे कंसिडर करना है एस्टिमेशन में। तो आपको सिर्फ ये एस्टिमेट करना है कितने डायरेक्टर वेस्टिंग पीरियड पूरा करेंगे। आपको लग रहा है 3 करेंगे, 3 पे प्रोविजन बनाओ, पर सर अगर उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, ये एस्टिमेट करना ही नहीं है, वो करेंगे या नहीं, क्योंकि ये फेयर मार्केट वैल्यू चेंजेस के कारण है, इसे हम इग्नोर करते हैं। तो वी हैव टू इग्नोर ऑल मार्केट रिलेटेड चेंजेस। तो हम तो सिंपल बोलेंगे कि भैया जितने डायरेक्टर के वेस्ट होगा पूरे का प्रोविजन बनाओ, बाद में वो करेगा नहीं करेगा एक्सरसाइज वो बात की कहानी। तो चेंज इन एस्टिमेट इज नॉट डन इफ द अंडरलाइंग रीजन इज अ मार्केट कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला फेयर वैल्यू ग्रांडेड की लेनी है, दूसरा बाद में बहुत सारी चीजें चेंज होगी, आपको लगेगा डायरेक्टर के नंबर ऊपर नीचे होगा। इंडेस कहता है रीएस्टिमेशन विल बी डन फॉर थिंग्स लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट, या कोई ऐसी चीज जो कंपनी के एम्प्लॉइज के हाथ में। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज़ के हाथ में नहीं है और किसके हाथ में है, मार्केट के हाथ में, जैसे कि शेयर की प्राइस का चेंज, तो उसके हम ग्रैंड डेट के बाद कोई रिकंसिडरेशन नहीं करेंगे। वील कम टू दैट। देखिए समझो स्कीम थी कि हम 5000 शेयर 4 साल बाद आपको देंगे, प्लस 1000 शेयर और दे देंगे 30 रुपए पे, यानी 5 की जगह 6000 शेयर दे देंगे। अगर शेयर की प्राइस 4 साल में डबल हो गई तो हमने बोला हम बहुत खुश होंगे। अगर शेयर की प्राइस 4 साल में डबल हो गई तो आप क्या करना, डबल नंबर ऑफ शेयर्स ले लेना। डबल नहीं, 5000 की जगह 6000, 1000 और ले लेना। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड ऑन द ग्रैंड डेट, और हमको मालूम था ऐसा होना नहीं है कि प्राइस डबल हो जाएगी 4 साल में। तो हमने कितने के ऊपर प्रोविजन या खर्चा बुक करना है, ये सब 5000 रुपये। अब थर्ड ईयर में ऐसा लग रहा है कि बहुत इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा 4 साल में डबल होने का, और इस कारण से 6000 शेयर देना पड़ेंगे। तो अब आप बताइए हम प्रोविजन या हमारा खर्चा 6000 पे बुक करें या जो हमने पहले सोचा था 5000 उसी पे। नियम सिंपल है, जब भी चेंज इन एस्टिमेट हो तो उसके पीछे का कारण देखो। यहाँ पे पीछे का कारण क्या है, चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये मार्केट कंडीशन हो गई, इसके चेंजेस इग्नोर करते हैं तो आप 5000 पे ही खर्चा बुक करते रहोगे। इसी की बजाय सपोज ऐसा होता कि 1000 शेयर वर कंटिजेंट ऑन प्रोडक्शन डबलिंग इन 4 ईयर्स, और बाद में मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन डबल हो जाएगा जबकि पहले नहीं लग रहा था। तो जिस साल से आपको लग रहा है ना डबल हो जाएगा, उस साल से आप 1000 शेयर एक्स्ट्रा यानी कि 6000 शेयर के ऊपर क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, एज इट इज नॉट अ मार्केट कंडीशन। तो रूल सिंपल है, फेयर मार्केट वैल्यू चेंजेस या कोई भी मार्केट कंडीशन के कारण किसी भी प्रकार का आपके हिसाब में कोई बदलाव आ रहा है, उसे रीमेजर नहीं करोगे। ग्रैंड डेट पे सब सोच लो क्या लग रहा है और फिर एक्चुअल में कुछ भी हो ऐसी अकाउंटिंग करो। पर अदर देन मार्केट कंडीशन है तो फिर आपको उसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो सर अगर कंडीशन ऐसी होती कि 1000 शेयर एक्स्ट्रा देंगे अगर भारत का जीडीपी रेट बढ़ गया, तो ये क्या कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है भारत का जीडीपी? हाँ सर हम बढ़े तो वो भारत का जीडीपी बढ़ेगा, मुगालते में मत नीचे उतर। तो ये मार्केट कंडीशन है, तो इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इससे पहले मैं मार्केट नॉन मार्केट कंडीशन आपसे समझता हूँ, आपको समझ में आया नहीं, पहले इस पे आ जाऊँ। बड़े आराम से कंसेप्ट बिल्डिंग करना दोस्तों, उसके बाद बहुत इजीली पूरे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यूँ चुटकियों में होंगे। तो आप ये समझ लो कौन सी कंडीशन मार्केट है और कौन सी नॉन मार्केट है, कौन सी को रीएस्टिमेशन में कंसिडर करना है और नहीं करना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन आगे के कंसेप्ट्स। ठीक है सर। सर ऑप्शन कब वेस्ट होएगा, जब एम्प्लॉय 10 साल कंप्लीट कर लेगा। ये सर्विस कंडीशन है तो ये आपको रीएस्टिमेट करनी है। सर्विस कंडीशन क्या होती है, इतने साल काम कर। मार्केट कंडीशन क्या होती है, जो डिपेंडेंट है जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट, शेयर की मार्केट प्राइस, उसके ऊपर डिपेंडेंट वेस्टिंग, नंबर ऑफ ऑप्शंस, कुछ भी कंटिजेंट है उस पर। नॉन मार्केट कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स, ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस बेस्ड है, जो कि मार्केट का परफॉर्मेंस नहीं, कंपनी एम्प्लॉय खुद का परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसको रीएस्टिमेट करते रहते हैं। ऑप्शन वेस्ट वन प्रोडक्शन डबल, ये नॉन मार्केट है तो इसे रीएस्टिमेट एवरी ईयर एंड करेंगे अपन, ना कि ऐसा है कि अपन ने एक बार जो सोच लिया बस वही अपना पत्थर की लकीर है, वही अपना महेश्मती का वचन ही उसका शासन है। ये रूल किस पे लगता है, मार्केट कंडीशन पे, बाद में चेंज नहीं करेंगे, रीएस्टिमेट नहीं करेंगे, बाकी पे नहीं। ऑप्शन वेस्ट वन शेयर प्राइस डबल, ये मार्केट कंडीशन,
तो आपने ग्रांड डेट पे जो सोचा वो सोच के खर्चा बुक करते जाओ, बाद में फिर लग रहा है कि नहीं होगा, डबल होगा, सब इग्नोर मारो। ऑप्शन विल वेस्ट आफ्टर 3 ईयर प्रोवाइडेड कंपनी का प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10% पर एनम एटलीस्ट है। तो कंपनी के प्रॉफिट का मतलब ये कौन सी हो गई? नॉन मार्केट कंडीशन, ये रीएस्टिमेट होती रहेगी। इनमें सर्विस कंडीशन भी है कि एम्प्लॉय को तब तक काम करना है। ऑप्शन 5 साल में प्रोवाइडेड सेंसेक्स बढ़ जाए, तो भैया सेंसेक्स बढ़ेगा तो तुम ऑप्शन बढ़ा के दोगे या वेस्ट करोगे, तो इसका मतलब ये मार्केट कंडीशन है, आप बाद में इसे रीएस्टिमेट नहीं करोगे। सर्विस कंडीशन है कि एम्प्लॉय को 5 साल काम करना है तो वो रीएस्टिमेट होगा। ग्रांड डेट पे ऐसा लग रहा है कि 100 एम्प्लॉय 5 साल कंप्लीट करेंगे इस केस में, और सेंसेक्स 10% से ग्रो कर जाएगा, तो आपको लग रहा है ना 10% की कंडीशन मीट होगी, बहुत बढ़िया। और हमें क्या लग रहा है कितने समय में? 5 साल में मीट हो जाएगी, तो आपका वेस्टिंग पीरियड 5 साल हो गया, आप 5 साल में खर्चा बुक कर दो। शुरू मुझे लग रहा था 100 एम्प्लॉय हैं तो 5 साल में स्प्रेड करके खर्चा बुक कर दूंगा। सपोज ईयर एंड पे लग रहा है 90 एम्प्लॉय कंप्लीट करेंगे वेस्टिंग पीरियड और सेंसेक्स 10% से कम से ग्रो करेगा, तो इसे आप इग्नोर मार दो। ट्रेंड एक बार जो सोच लिया मार्केट कंडीशन में, बाद में उस तरफ देखना ही नहीं है। ब्रेकअप हो गया तो उसकी तरफ झांकना भी नहीं है, ये मार्केट कंडीशन है। ग्रांड डेट पे खत्म। तब एम्प्लॉय री एस्टिमेट करते रहना, वो सर्विस कंडीशन है। तब लग रहा है 90 पूरा करेंगे तो आप 90 एम्प्लॉय पे प्रोविजन बनाओ। सपोज 5th ईयर एंड पर 90 एम्प्लॉय ने वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर दिया, जो हमने सोचा था वही सही हुआ, पर सेंसेक्स 8% से ही ग्रो किया, तो मार्केट कंडीशन मीट ही नहीं हुई। हमें देखना ही नहीं है, हम तो हमारा खर्चा बुक करते रहेंगे। कर्म किए जा, फल की प्रतीक्षा मत कर। तो सर खर्चा पूरा बुक हो जाएगा पर ऑप्शन तो वेस्ट ही नहीं हुए, क्योंकि कंडीशन जो मार्केट की है वो फुलफिल ही नहीं हुई है कि 10% ग्रो करना है। तो फिर अब क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। इसका जवाब यह है कि अगर आपने ऑप्शन वेस्ट कर दिया पर एक्चुअल में उसको एंटाइटलमेंट ही नहीं है, यानी आपने वेस्टिंग पीरियड तक खर्चा बुक कर दिया लेकिन ऑप्शन वेस्ट नहीं हुए ड्यू टू सम मार्केट कंडीशन, इंडेस कहता है कि आपको खर्चा बुक करने के बाद अगर वेस्टिंग डेट के बाद में कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता है या नहीं हो पाता है, दोनों ही केस में आपने जो खर्चा बुक किया है उस पूरे को पीआरएल में वापस से आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? इसे रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, ये अभी जब अपन अकाउंटिंग देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसको होल्ड करके रखिए। लेट अस फर्स्ट सी कि अब इसकी हम अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों अकाउंटिंग कैसे होती है, तो देखें अभी जो अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पे इक्विटी सेटल प्लान में ग्रांड डेट पे आप सबसे पहले ये देख लो कि हमारा टोटल खर्चा कितना होने की उम्मीद है एस्टिमेटेड बेसिस पे, उसे आपको वेस्टिंग पीरियड पे खर्चा अलोकेट करना है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। वेस्टिंग पीरियड के बाद जो भी कुछ होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है कितने एक्सरसाइज हुए नहीं हुए, इससे पीआरएल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, रिजर्व्स में कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, अपन देखेंगे। हमें टोटल खर्चे को वेस्टिंग पीरियड में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एस्टिमेट चेंज करना है, और उसमें कोई एस्टिमेट अगर चेंज होंगे तो कंसिडर करना है क्या? सारे नहीं, कुछ। कौन से करने हैं एस्टिमेट चेंजेस? अपन ने डिस्कस कर लिया। मार्केट के पोस्ट ग्रांड डेट रिकंसिडर नहीं करोगे, ये सिर्फ ग्रांड डेट पे हमारे शेयर की फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को अफेक्ट करेगी, बाद में हमें कोई मतलब नहीं। नॉन वेस्टिंग कंडीशन यानी लॉक इन वगैरह, जो चीज़ें रीएस्टिमेट होती है वो सिर्फ सर्विस और नॉन मार्केट कंडीशन है, जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे। इसको रेट्रोस्पेक्टिवली विदाउट रीस्टेटमेंट रीअसेस करेंगे। मार्केट कंडीशन क्या है ये सब देख लिया अपन, तो क्वेश्चन पर देखते हैं स्टेप्स कैसे लगाना है। कोई भी क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले देखना टोटल खर्चा कितना है, उसमें सारे फैक्टर निकाल लेना कि वेस्टिंग पीरियड क्या है, ऑप्शन पर एम्प्लॉय क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है, ये सब। और फिर हर ईयर एंड पे आप क्लोजिंग एक्सपेंस निकालना, क्यूमुलेटिव कितना खर्चा अभी तक बुक होना चाहिए, माइनस पिछले साल आपने कितना बुक कर दिया, ये आपका इस साल का खर्चा होगा। तो जैसे आपको लग रहा है एक डायरेक्टर है 5 साल काम करेगा तो उसे हम 5 लाख हिसाब देंगे, एक हिसाब की वर्थ लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 रुपये, तो 5 लाख वर्थ की फेयर वैल्यू के हिसाब से दे रहे हैं, तो हर साल 1-1 लाख का खर्चा बुक होएगा। अगर आपको लग रहा है वो डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा, तो खर्चे बुक करने की एंट्री क्या होती है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट। क्यों? अरे भाई सीधी सी बात है ना, आप एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचा रहे हो हिसाब देकर, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, एक ऑप्शन दे रहे हो बिना पैसे लिए जिसकी मार्केट में वर्थ है, तो आपको उतना खर्चा बुक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाए, बी डेबिट। 2, क्या मैं एम्प्लॉय को कैश पे कर रहा हूँ? नहीं सर, इक्विटी शेयर्स, यानी कि आप जो फायदा पहुंचा रहे हो उसके बदले में आगे जाके उसे शेयर्स मिलने वाले, तो मैं इस पैसे को क्या टू इक्विटी शेयर कैपिटल डाल दूं? नहीं सर, अभी शेयर थोड़े ना दिए मैंने, तो क्या टू सस्पेंस में पड़े रन दूं? हाँ, डाल दे सस्पेंस में, जब शेयर इशू करेगा तो शेयर कैपिटल में डाल देना।
तो सर इससे अच्छा कोई और नाम दे दो ना, तो अदर इक्विटी में डाल दे। अच्छा हाँ, अदर इक्विटी अच्छा नाम है, पर अदर इक्विटी तो एक पूरा का पूरा सब हेड है, उसके अंदर कोई लाइन आइटम का नाम दो ना, तो इसको एसबीपी रिजर्व नाम दिया जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व। जिस दिन ये ऑप्शन वेस्ट होने के बाद एक्सरसाइज होगा, ये एसबीपी रिजर्व को उठा के आप शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दोगे। तो एक्सरसाइज प्राइस प्लस एसबीपी रिजर्व टोटल will be transferred to paid up value, balancing figure will go to security premium। सर ये तो तत्ते उड़ाने वाले काम हो गए, बहुत सारा डिस्कशन हो गया, तो इसके ऊपर बेटा फिर एक काम करते हैं, लेट अस डू वन मास्टर क्वेश्चन विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग। इसकी बजाय मैं आपको एक रियल क्वेश्चन ही अपन ले लेते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। चलो ये वाला केस लेते हैं, इसमें सब बढ़िया है। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अंकिता होल्डिंग, अंकिता पे फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन पे करो। ग्रांट्स 100 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉय ऑन 1 जनवरी 2001। तो हमारे काम की चीज़ है, एक तो 100 ऑप्शन दिए हैं, 500 एम्प्लॉय है, और ये हमारी ग्रांट डेट है। कैलेंडर या अकाउंटिंग ईयर होगा, नहीं हो अगर ऐसा तो फिर पहले साल में 3 महीने का खर्चा बुक होगा, याद रखना। एम्प्लॉय शुड रिमेन इन सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। द शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। अगर अर्निंग 12%, नहीं तो 20, नहीं तो 22% से बढ़ी। ठीक है, तो कंडीशनल अपॉन अर्निंग है, ये कौन सी कंडीशन है सर? ये नॉन मार्केट कंडीशन है, यानी इसका रीएस्टिमेशन हर साल के अंत पे किया जाएगा। फेयर वैल्यू पर शेयर ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट इज 122, तो ये फेयर वैल्यू मिल गई। तो मुझे लगता है फेयर वैल्यू, मुझे लगता है नंबर ऑफ ऑप्शन, मुझे लगता है वेस्टिंग पीरियड जो कि कंटिजेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मुझे लगता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अर्निंग इंक्रीज 10% से हुई, ओ, और 29 एम्प्लॉय छोड़ गए। तो अगर आपकी अर्निंग 10% से बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव नॉट गॉट द अर्निंग टारगेट मेट। इसका मतलब आपके ऑप्शन इस साल वेस्ट नहीं हुए। तो ईयर एंड पे फिर आप सोचोगे कि यार कब अर्निंग मीट होगी, तो आगे कहीं दिया जाएगा कंपनी एक्सपेक्ट शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 2002। अच्छा, तो सेकेंड ईयर में वेस्ट होने की उम्मीद है, यानी अर्निंग टारगेट मीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे? खर्चा ये सोच के बुक करोगे कि 2 साल में ऑप्शन वेस्ट होने वाले। अब 2 साल में वेस्ट होंगे तो आपको ये भी सोचना होगा कितने एम्प्लॉय 2 साल के बाद रहेंगे। तो बोल रहे हैं कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट 31 एम्प्लॉय विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन 2002, यानी 29 और 31 60 चले गए, तो 440 एम्प्लॉय विल रिसीव द शेयर एट द एंड ऑफ 2002। तो ठीक बात है, फर्स्ट ईयर में मेरा खर्चा कितना बुक होएगा? 440 एम्प्लॉइज़ पे खर्चा बुक करूंगा, एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दे रहा हूँ। फेयर वैल्यू मुझे ग्रांट डेट की देखनी है, उसके बाद मुझे इधर उधर कहीं ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, वो 122 है, और वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, तो एसएलएम बेसिस पे 2 साल पे इतना खर्चा बुक हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 2684000। प्रेजेंटेशन सर एक ईयर वाइज होता है जिसमें अपन ऐसे बनाते हैं, और एक कॉलम वाइज होता है जो ऐसे बनाते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप रो वाइज बनाओ। मैं एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा, इसी वाले का दिखा दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है रो वाइज में। ये वाला क्लरिकल मिस्टेक्स इसमें कम होती है, बट जब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इस मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट और सिंपल में होता है। मेरा ऐसा मानना है जो क्वेश्चन एग्जाम में कम समय में होते हैं उसमें क्लरिकल मिस्टेक अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेट कम समय के लिए करना पड़ता है। तो मैं आपको राइटिंग टेक्निक अभी समझाता हूँ। अभी देखो, अभी क्या है, 440 एम्प्लॉय के ऊपर 440 लगे, 440 वोल्ट छूने से, अबे वही एम्प्लॉय यही है, हो गया। अब सर साल बदलता है, चलो कलर बदलते हैं। एट द एंड ऑफ 2002, दूसरे साल में कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो गई 18% से। ओ तेरी, हमें 20% चाहिए था, फिर टारगेट मीट दिया। हाँ, देयरफॉर शेयर डिड नॉट वेस्ट, 29 एम्प्लॉय लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पहले साल कितने छोड़ गए थे? 29। फिर कितने छोड़ गए? 29, तो 58 छोड़ गए। कंपनी बिलीव 23 विल लीव इन 2003 एंड अर्निंग विल इंक्रीज, दैट टारगेट विल बी अचीव्ड इन 2003। उम्मीद नहीं आ रही है, हमें लग रहा है थर्ड ईयर में मीट हो जाएगा। चेंज इन एस्टिमेट है, कोई दिक्कत नहीं है। रीमेजर करेंगे? हाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन मार्केट कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। तब सेकेंड ईयर एंड में आप क्या बोलोगे कि एम्प्लॉय कितने लग रहे हैं, 3 साल पूरा करेंगे, ऑब्वियसली वो कम हो जाएंगे। तो 600 में से 58 एम्प्लॉय तो मेरे छोड़ के ही चले गए, प्लस मुझे लग रहा है कि अगले साल 23 एम्प्लॉय और छोड़ के जाएंगे, तो 81 एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। तो बचेंगे कितने सर? 519। इसमें मैं कितना प्रोविजन बनाऊं? तो पिछले साल कितना बनाया, क्या बनाया, ये सब मत सोचो, अभी कितना बनना चाहिए। तो सर एक को कितने ऑप्शन दिए हैं? 100। एक ऑप्शन कितने का है? 122। कितने साल हो गए? 2। कितने होंगे टोटल? वेस्टिंग पीरियड 3। इससे आप क्यूमुलेटिव अमाउंट निकाल दो। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्या होएगा, अमाउंट आ जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेरे सर 500 थे, क्या कर रहे हो? ओ माय गॉड, सॉरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ा दिए, पैदा कर दिए मैंने, सॉरी, 419।
तो 419 100 ऑप्शन 122 इंटू 2/3 ये टोटल आ रहा है। नहीं, टोटल आएगा उसमें से आप 2684 माइनस कर देना, नीचे लिखा होगा टोटल, ये टोटल आ रहा है। ये माइनस करा तो इस साल का खर्चा आ गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सिंपल है, समझते हैं। अब देखते हैं थर्ड ईयर में क्या हुआ। कलर चेंज। 2003 में 21 एम्प्लॉय लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन, तो बचे कितने सर? 500 में से 29 और 21, तो इसका मतलब क्या हुआ? 79 छोड़ गए, तो इसका मतलब हो गया 421 बच गए। और अर्निंग हैज इंक्रीज टू डिजायर लेवल, टारगेट मीट हो गया यानी वेस्ट हो गए। तो आप ऑप्शन पूरे 421 एम्प्लॉइज के ऊपर 100 ऑप्शंस 122 पूरा खर्चा बुक कर दो। जो टोटल आएगा उसको माइनस कर देना, प्रीवियस ईयर में आपने जितना बुक कर दिया ये फॉर द ईयर का आ जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी सर? और तेरी ये क्या हुआ यार, ये क्या होता है भाई मेरे? फ्रीज। इतना तो खतरनाक नहीं था कि स्क्रीन को फ्रीज होना पड़ जाए। होल्ड ऑन, चलो। तो सर एक बार दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या मैंने, सेकेंड ईयर में मैंने बोला कि मेरे 500 एम्प्लॉय में से सेकेंड ईयर में ऐसा क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वेस्ट नहीं हुए और लग रहा है थर्ड ईयर में होंगे। तो आप सोचो थर्ड ईयर एंड पे कितने एम्प्लॉय बचेंगे? तो 58 2 साल में छोड़ गए, 23 और छोड़ के जाएंगे तो 419 बचने की उम्मीद है। 100 ऑप्शन 122 इंटू 2/3। क्यों 2/3? क्यों? क्योंकि 2 साल हो गए और टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है। तो टोटल प्रोविजन कितना बनना चाहिए? इतना। कितना लास्ट ईयर बना चुके हो? इतना। तो ये फॉर द ईयर का एक्सपेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अप्रोच बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। फिर आ जाओ थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में क्या हुआ? तो इन्होंने बोला 21 एम्प्लॉय छोड़ गए, तो एक्चुअल 421 बचे और फिर ऑप्शन वेस्ट हो गए, ऐसा लिखा हुआ है। तो 421 एम्प्लॉय पे आप पूरा खर्चा बुक कर दोगे, माइनस पिछले साल तक कितना बुक हो गया है, डिफरेंस इस साल का प्रोविजन आ जाएगा। जर्नल एंट्री कैसी होगी? तो एंट्री में कुछ नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व होएगा, कब तक? 3 साल तक। और फिर ऑप्शन वेस्ट हो गए के बाद एक्सरसाइज जब होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट एक्सरसाइज प्राइस से, एसबीपी रिजर्व डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इन्होंने सिर्फ एसबीपी रिजर्व टू शेयर कैपिटल किया है, फालतू एंट्री है, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस भी होती है, सब होता है। पर ठीक है, आप एग्जाम में इसको क्या करना है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू इक्विटी कर देना। अगर आपको शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू और ये अलग अलग नहीं दी हुई है, नॉर्मली क्वेश्चन में ये सब प्रॉपरली दिया जाता है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये नॉन मार्केट कंडीशन के बेसिस के एग्जाम्पल हो गए। सपोज अपन ये देखते हैं, एप्पल ने 10,000 शेयर ऑप्शन अपने एक डायरेक्टर को दिया, बोला 3 साल काम करेगा और शेयर की प्राइस कम से कम 20% बढ़ेगी 3 साल में, तो तुझे ऑप्शन देंगे। शेयर की प्राइस कुछ इस तरह से बढ़ी है, ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू 120 थी, बताओ मैं क्या करूं? तो ये शेयर प्राइस में मैं बोलूंगा कि शुरू में मुझे क्या लग रहा था उसके बेसिस पे मैं एस्टिमेशन करके खर्चा बुक करते जाऊंगा, मुझे बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब मेरे लिए ट्रेंड है। तो क्या शुरू में मुझे लग रहा था 20% बढ़ेगी? अगर मैं बोलूंगा हाँ शुरू में लग रहा था 20% बढ़ेगी, तो कितना खर्चा हो जाएगा? 10,000 ऑप्शन है, एक ऑप्शन की जो भी फेयर वैल्यू है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू 120 है, तो 120, एक डायरेक्टर है, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। ये खर्चा फिक्स आपका हर साल कितना आ रहा है? ये 4 लाख रुपीस बुक होएगा। ऑप्शन वेस्ट हो नहीं हो कुछ भी हो, 4 लाख रुपए 3 साल में बुक होएगा। अब सपोज इसने सर टारगेट एवरेज तो मीट कर लिया, तो ठीक है एक्सरसाइज कर लेगा। सर नहीं मीट किया होता तो उस पूरे को उठा के रिजर्व में डाल देते। तो इंडेस बोलता है वेस्टिंग से पहले तक का कोई भी मूवमेंट है एक्सपेंस का तो उसे पीआरएल से एडजस्ट करो, वेस्टिंग डेट के बाद का अगर कोई भी मूवमेंट है आपके खर्चे का तो फिर उसको आप सीधे रिजर्व से एडजस्ट करोगे। इक्विटी सेटल प्लान में बस यही है और कुछ नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ले सकते हो और उनमें देख सकते हो किसको रिकंसिडर करना है, नहीं करना है। एक आखिरी प्रैक्टिस करा देता हूँ। शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। 1/4/2020 को ग्रांट किया, 10 डायरेक्टर को एलिजिबल था, एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपीज़ थी, वेस्टिंग पीरियड 4 साल का था, सर्विस कंडीशन। फेयर वैल्यू ऑप्शन की 40 रुपये पर शेयर थी। ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू है, शेयर की नहीं। ऑप्शन दिए 500 पर डायरेक्टर, अगर फेयर मार्केट वैल्यू 100 के ऊपर रही वेस्टिंग डेट पे, तो वेस्टिंग डेट 31 मार्च 2024, 4 साल बाद। तो सर अगर शेयर की प्राइस इतनी नहीं रही तो फिर 400 ऑप्शन पर डायरेक्टर देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन, ठीक है। एक्सरसाइज पीरियड 1 साल का है, कोई मतलब नहीं है इससे मुझे। अब मैं क्या करूं? तो देखो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये आपको ग्रांड डेट पे सोचना है क्या लग रहा है, प्राइस बढ़ेगी या नहीं, उस हिसाब से खर्चा बुक होएगा और रीएस्टिमेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंडेंट है। तो आपको नोट दिए, अभी क्वेश्चन थोड़े ना खत्म हुए हैं।
एट द एंड ऑफ ईयर 1 एस्टिमेटेड सारे डायरेक्टर रिजाइन कर जाएंगे 31 मार्च 24 पे, और ईयर 2 पे लग रहा है सारे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी सर्विस कंडीशन है, इसका रीएस्टिमेशन होगा। सेकेंड, फर्स्ट ईयर बिगनिंग में लग रहा है फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा 31 मार्च 2024 पे होगी तो 500 ऑप्शन वेस्ट होंगे, तो हम इसे डे कंसिडर करेंगे। बाद में फेयर मार्केट वैल्यू का एस्टिमेट जो भी चेंज हुआ है मेरे लिए ये कोई काम का नहीं है, मैं इसे रिकंसिडर नहीं करूंगा। तो शुरू में क्या लग रहा था 500 ऑप्शन वेस्ट होंगे तो 500 पे खर्चा बुक होगा। कब बुक होएगा? तो सर इसमें वेस्टिंग पीरियड कंटिजेंट नहीं है, वो तो 4 साल ही है, तो 4 साल में बुक होएगा। अब 4 साल में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना वेस्टिंग पीरियड पूरा करेंगे ये रीएस्टिमेट हर साल करना पड़ेगा, सर्विस कंडीशन हर साल होती है। तो सर 10 में से पहले साल तो लग रहा है 0 डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे, सारे रिजाइन कर जाएंगे, तो आप 0 रुपीज़ का एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में बुक करो। ऐसा थोड़ा ना होता है, अरे मैं तुमको समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन लिया है। तो क्लोजिंग एसबीपी रिजर्व 0, ओपनिंग रिजर्व 0, तो पहले साल का खर्चा 0। ओके, अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ? तो बोला है सेकेंड ईयर में ऐसा लग रहा है कि सारे डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे, तो अब आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा। तो कैसे बुक करोगे सेकेंड ईयर एंड पे खर्चा? फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कोई मतलब नहीं, पूरे 10 के डायरेक्टर हैं, उन डायरेक्टर्स को कितने ऑप्शंस दे रहे हैं? 500 ऑप्शंस उम्मीद है कि उनको मिलने वाले हैं। पर सर सेकेंड ईयर एंड में फेयर मार्केट वैल्यू एस्टिमेटेड है कि बढ़ेगी, फर्स्ट ईयर एंड पे फेयर मार्केट वैल्यू एस्टिमेटेड है नहीं बढ़ेगी, इसको देखना ही नहीं है। आप तो सीधे बोलोगे कि मैं सारे 500 ऑप्शन 10 डायरेक्टर पे खर्चा बुक करूंगा। कितना? तो फेयर वैल्यू ऑप्शन की कितनी है? 40। कितने साल हो गए सर? 2 साल। आउट ऑफ कितने सर? 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है। तो इस लॉजिक से मेरा खर्चा कितना बुक हो जाएगा? जो भी फिगर आता है 10,000, 1 लाख। तो अब सेकेंड ईयर का क्लोजिंग प्रोविजन कितना चाहिए? 1 लाख। ओपनिंग कितना था? 0, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पूरा 1 लाख इस साल का खर्चा है, खत्म। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का अभी तक कोई एडजस्टमेंट ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तो इसको इग्नोर मारे। आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन, कभी आएगा आगे तब उसके ऊपर देखेंगे। अकाउंटिंग कैसे होती है फाइनली ये देख लें। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनिशियल रिकग्निशन पे इक्विटी सेटल प्लान पे कोई खर्चा बुक नहीं होता। कब बुक होता है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी रिपोर्टिंग डेट यानी बैलेंस शीट डेट पे, जितने समय उसने काम किया उतने समय का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व कितना करोगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसबीपी रिजर्व, इस अप्रोच से निकालना। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहाँ चले जाएगा? पीआरएल में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसबीपी रिजर्व कैसे निकालोगे? इग्नोर चेंजेस इन मार्केट कंडीशन, कंसिडर चेंजेस इन एस्टिमेट चेंजेस नॉन मार्केट एंड सर्विस कंडीशन। ईबी विल गो टू पीआरएल यूजुअली अनलेस वो कोई एसेट वगैरह बनाने में एम्प्लॉय लगा हुआ है तो कैपिटलाइज हो, तो बात अलग है। वेस्टिंग डेट तक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पूरा कहां से बुक होगा? पीआरएल से, अनलेस कैन बी कैपिटलाइज्ड। डी रिकग्निशन यानी कि एक्सरसाइज डेट पर जब वो एक्सरसाइज कर लेगा तो हम एसबीपी रिजर्व को उठा के कहां डाल देंगे? वी विल ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कोई एसबीपी रिजर्व बच गया, बैलेंस बच गया, किसी ने एक्सरसाइज नहीं किया, वो भी रिजर्व। तो रूल क्लियर है, वेस्टिंग डेट से पहले सब कुछ पीआरएल, वेस्टिंग डेट के बाद सब कुछ रिजर्व से एडजस्ट होगा, एसबीपी रिजर्व का। ये आपका किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है? दिस इज पार्ट 1 ऑफ योर डिस्कशन विच इज इक्विटी सेटल्ड प्लान। उसमें भी अभी अपन ने किसका किया है? एम्प्लॉय रिलेटेड का। अब इसके बाद अपने को आना पड़ेगा कैश सेटल्ड प्लान पे। चलिए, कैश सेटल्ड प्लान का मतलब क्या है? मैंने एम्प्लॉय को बोला कि देख इतने साल काम कर, एक्सरसाइज प्राइस है 30 रुपीज, 50 रुपीज, 70 रुपीज पर शेयर दे दे, और कंपनी का शेयर ले 100 रुपए का, और ऐसे हम तुझे 1 लाख शेयर का ऑप्शन दे रहे। मैंने बोला 1 लाख शेयर, 30 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस, 30 लाख रुपए दूंगा तो शेयर मिलेगा। मैंने बोला इतने पैसे होते तो मैं तेरी नौकरी थोड़ी ना कर रहा होता। तो कंपनी ने बोला यार तू लेके बेच देना। हमने बोला यार लॉक इन वॉक इन होगा तुम्हारे शेयर में, थोड़े समय बाद ही बेच पाऊंगा, उतने समय तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या करूंगा? कंपनी ने बोला यार बात तो सही है, ये प्रॉब्लम तो आ रही है। तो कंपनी ने बोला रुको, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि 3 साल बाद शेयर 30 रुपए से जितना ऊपर जाएगा वो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शेयर इनटू 1 लाख शेयर में तुम्हें कैश में बोनस पे करूंगा। बोलो अब एक्साइटेड हो, आ जाओ मेरी कंपनी में। और ये एम्प्लॉय ने बोला इतना सारा बोनस, अब तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, तुम्हारे शेयर को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शेयर 1 रुपए से बढ़ेगा तो मेरी इनकम 1 लाख से बढ़ेगी, क्योंकि मेरे पास 1 लाख राइट्स हैं स्टॉक अप्रिसिएशन की। इस तरह की स्कीम को कहते हैं कैश सेटल, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली हम कैश पे करने वाले। तो कैश सेटल स्कीम में क्या करने का है दोस्त? कैश इज पेबल, हेंस एवरी ईयर एंड वी विल हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर एसएआर, जिसको नाम दिया जाता है एसबीपी लाइबिलिटी, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। एक्चुअल में ये एस्टिमेट बेस्ड है। तो हर साल के अंत में मेरे को क्या करना है ये सोचने का है
कि क्या लग रहा है यार कितने पैसे देना पड़ेंगे इसमें, क्योंकि शेयर की प्राइस कितनी बढ़ गई है उसके हिसाब से, और उसका प्रोविजन बनाएंगे। तो इसकी अकाउंटिंग इतनी सिंपल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में आप इक्विटी शेयर नहीं दे रहे हो, आप कैश दे रहे हो बेस्ड ऑन योर शेयर प्राइस। तो क्योंकि कैश का एक्चुअल आउटफ्लो होने वाला है, तो यहाँ रिजर्व नहीं होगा, प्रोविजन लाइबिलिटी बुक करना है, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश है। सेकेंड, अल्टीमेटली देखो, समझो मैंने वेस्टिंग पीरियड 3 साल का रखा, 3 साल बाद आप रिटायर हो रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आप स्टॉक अप्रिसिएशन राइट लोगे, कैश लोगे। तो मैं क्या चाहूँगा कि आपको जितनी कैश देनी है, वो 3 साल आपने काम किया तो उसे 3 साल में खर्चा बुक करो, और खर्चा इतना बुक करूँ कि टोटल प्रोविजन मेरे पास जितनी कैश देनी है उसके बराबर हो। और ये करने के लिए मैं फेयर मार्केट वैल्यू चेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये इतना अच्छा है, इस मेथड में सारे चेंजेस कंसिडर होते हैं, वेदर इट इज मार्केट कंडीशन चेंजेस और नॉन मार्केट कंडीशन चेंजेस। तो आप हर साल के अंत में सब री एस्टिमेट करोगे कि आपकी स्टॉक अप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू कितनी होगी। कोई मार्केट कंडीशन चेंजेस है तो उसके कारण नंबर ऑफ राइट्स चेंज हो रही है, तो वो भी कंसिडर करोगे, सारे चेंजेस कंसिडर करोगे। तो ये आसान हुआ ना, क्योंकि इसमें एक ही रूल है, एवरी ईयर एंड री एस्टिमेट एवरीथिंग बेस्ड ऑन दैट, क्लोजिंग वैल्यू निकालो, ओपनिंग से कंपेयर करो, डिफरेंस को खर्चा बुक करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर आप भी आगे बढ़ो, चलो। तो वी विल रिवाइज एस्टिमेट ऑफ ऑल सर्विस नॉन मार्केट मार्केट कंडीशंस एंड फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट विल बी कंसिडर्ड एवरी ईयर एंड, एवरी रिपोर्टिंग डेट, ऑल चेंजेस टू बी कंसिडर्ड। चेंज इन एस्टिमेट को रेट्रोस्पेक्टिवली विदाउट रीस्टेटमेंट, जैसा हमने इक्विटी सेटल में किया था वैसे ही करेंगे, बट चेंजेस किसी के भी होंगे वो कंसिडर करेंगे, इग्नोर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे खर्चा कब तक बुक होएगा। अब आप एक चीज़ लॉजिकली समझना दोस्त, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ इसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो चलो। क्वेश्चन है, शेयर बेस्ड पेमेंट कैश सेटल प्लान है। प्लान है कि हम अप्रिसिएशन पे करेंगे, appreciation in share price in cash on exercise date, employee to get cash, exercise date पे उसको कैश मिलेगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कैश कितनी मिलेगी, जितनी जिस दिन आप एक्सरसाइज करोगे और जिस दिन एक्सरसाइज कराओ उस दिन शेयर की मार्केट वैल्यू जितनी है माइनस जो भी एक्सरसाइज प्राइस हमने रखी थी। तो जैसे आप जब कंपनी ज्वाइन किए तो मैंने आपको एक स्टॉक अप्रिसिएशन राइट दी, जिसमें मैंने बोला शेयर 30 रुपये से ऊपर जितना जाएगा उतना कैश दे दूंगा, तो 30 रुपये एक्सरसाइज प्राइस है, सिर्फ बोलने की एक्सरसाइज प्राइस है, इसके ऊपर का इंक्रीमेंट आपका फायदा है। सपोज मैंने बोला वेस्टिंग पीरियड 3 साल है और एक्सरसाइज पीरियड 1 साल है, यानी 3 साल बाद आप कैश कभी भी ले सकते हो अगले 1 साल में। अब आपको ये फेयर वैल्यूज दी गई है, अब यहाँ पे भी फेयर वैल्यू लेंगे। जैसे हो सकता है कि ग्रांड डेट पे लेट्स से एक्सरसाइज प्राइस 30 है और शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू आज 95 रुपीज़ है, तो ये मत बोलना कि भैया आज की तारीख में 65 रुपीज़ इसकी वर्थ है। क्यों? क्योंकि आज शेयर 95 का है, ग्रोइंग शेयर है, और आपको 3 साल बाद 30 रुपये के ऊपर का बोनस मिलेगा। मार्केट में इतना ग्रोथ है नहीं जितना इसमें आ रहा है, तो आप डेफिनेटली क्या बोलोगे कि यार ऐसा राइट जिसमें 3 साल बाद 30 रुपये के ऊपर का बोनस मिलेगा, उसकी आज कीमत 65 से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 65 तो मैं आज अगर इनकैश करूँ तो मिल जाए, हालांकि आप इनकैश कर भी नहीं सकते, 3 साल रुकना है। तो यहाँ भी अपन क्या लेते हैं, ऐसा नहीं 30 के ऊपर आज जो मार्केट वैल्यू है वही फेयर वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू अलग से क्वेश्चन में दी जाएगी। तो क्वेश्चन में दिया है कि सर फेयर वैल्यू यहाँ पे मेरी कितनी है, 80 रुपये ग्रांड डेट पे। ग्रांड डेट पे तो अकाउंटिंग होती ही नहीं है, कोई गेन लॉस बुक ही नहीं होता है। कब बुक होता है? जैसे जैसे वो सर्विस देगा, तो फर्स्ट ईयर एंड जब होगा उसने साल भर की सर्विस दे दी, अब खर्चा बुक करना है। क्या मुझे ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू कंसिडर करना है? हर ईयर एंड पे रीएस्टिमेट होगा, तो फर्स्ट ईयर एंड पे क्या लग रहा है इसकी कितनी वर्थ है, 100 रुपये। कितना वेस्टिंग पीरियड है सर इसका, 3 साल, तो पूरा 100 रुपये का खर्चा अभी नहीं 3 साल में बुक करेंगे, तो 33.33 बुक कर लो। सर सेकेंड ईयर में हमारा फेयर वैल्यू 150 हो गया, तो 150 इंटू 2/3 बुक करना है खर्चा, यानी कि 100 रुपये, 33.33 पिछले साल हो गया, तो 66.67 इस साल और बुक कर लो। सर थर्ड ईयर एंड पे फेयर वैल्यू 120 रुपये हो गई, तो आपको 120 पूरा खर्चा बुक कर देना है, तो 120 पूरे साल हो गए, तो बुक करो। पिछले साल तक कितना बुक कर लिया, 100, तो 20 रुपये और बुक कर दिया। अब ये अगले 1 साल में कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। समझो इसने एक्सरसाइज जब किया उस दिन 130 रुपीज इसकी वैल्यू थी, अब लास्ट डेट पे अगर एक्सरसाइज किया है तो वो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस ही होगी। इसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हो ना, उस दिन एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर जितनी भी शेयर की प्राइस होती है उतना पैसा आपको देते हैं, उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो फाइनली पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू का होता है।
बट अकाउंटिंग जो हम शुरू में खर्चा बुक करते हो फेयर वैल्यू से करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नॉर्मली हम खर्चा वेस्टिंग पीरियड तक ही बुक करते हैं, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय को रोकने का राइट सिर्फ 3 साल का है, 3 साल बाद वो कभी भी कंपनी छोड़ सकता है। पर उसने चौथे साल के अंत में जब कंपनी छोड़ी तो मैंने ये खर्चा चौथे साल में डेफर नहीं किया, पर मेरी लाइबिलिटी शॉर्ट पड़ गई। क्यों? क्योंकि 1 साल में फेयर वैल्यू बढ़ गई शेयर की, तो पेमेंट बढ़ गया। इंडेस बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा पेमेंट है तो वेस्टिंग के बाद का भी पेमेंट पीओरएल से ही एडजस्ट होगा। तो 10 रुपये जो ज़्यादा आपके देने पड़ रहे हैं, आप 10 रुपये भी पीओरएल में डालोगे। तो इसमें एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ कुछ भी रिजर्व से एडजस्ट ही नहीं होगा, वेस्टिंग डेट से पहले या बाद में सारे खर्चे कहाँ से बुक होने हैं, आपको पीओरएल से ही बुक करना है। इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था दोस्तों, कुछ 12-14 मार्क्स के लिए। देखते हैं। ए लिमिटेड ने एक स्टॉक अप्रिसिएशन राइट 1 अप्रैल 2020 को अनाउंस किया अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। उसमें एम्प्लॉय को राइट टू क्लेम कैश पेमेंट दिया गया है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का ओवर एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 250 पर शेयर। तो जितना 250 के ऊपर जाएगा उतना मिलेगा। 150 शेयर है और कंडीशन है 3 साल रुकना पड़ेगा, तो ये वेस्टिंग पीरियड है। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट एक्सरसाइजेबल है 2023 3 साल के बाद, बट बिफोर 30 जून, यानी 3 महीने का एक्सरसाइज पीरियड भी है। फेयर वैल्यू आपको दी गई है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 2021 में कंपनी को लग रहा था 2% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे हर साल, बाद में रिवाइज होकर 3% हो गया, जबकि एक्चुअल एम्प्लॉय इतने छोड़ के गए। इसलिए स्टॉक अप्रिसिएशन राइट 492 एम्प्लॉयज पर वेस्ट हुए। तो यहां पे इनिशियली एम्प्लॉय कितने वो दिया नहीं है, तो अपन बैक कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि 492 पे वेस्ट हुए, छोड़ के कितने गए। तो ये पहला एडजस्टमेंट हो गया कि 525 एम्प्लॉयज इनिशियली हमारी कंपनी में ऑन रोल थे, जिनको हमने ये स्कीम दी है। इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपए थी। ये क्या है? ये जिस दिन एक्सरसाइज हुए उस दिन की प्राइस है। इतना बेनिफिट मिला है उसको। आपको बुलाए फेयर वैल्यू मेथड से हर साल का खर्चा निकालो। सर चौथे साल भी निकलेगा क्या? हाँ, क्योंकि आपकी फेयर वैल्यू 48 थी 22-23 में जिस साल ये वेस्ट हुए पर जब पेमेंट करने गए तो बढ़ के 50 रुपीज हो गया, तो 2 रुपए का खर्चा और बुक करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन ने बोला एक तो खर्चा निकालो, 6 माह किसके, स्टॉक अप्रिसिएशन लेजर बनाओ आखिरी तक, 6 माह किसके, और बताओ क्या ये लाइबिलिटी है या इक्विटी, 2 मार्क किसके। 3 क्वेश्चन पूछे। मैंने कॉपी देखी थी बच्चों की नवंबर 23 के, इस क्वेश्चन में मेजॉरिटी बच्चों ने आखिरी चीज लिखी नहीं। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन था उस पूरे एग्जाम में, और ज्यादातर ने सही भी किया, बट आखिरी वाली लाइन ही नहीं लिखी कि ये लाइबिलिटी है इक्विटी नहीं, क्योंकि आपको कैश का आउटफ्लो करना है। इस एक लाइन के 2 मार्क्स थे, छूट गए। क्यों? जल्दबाजी में भूल गए बच्चे, और क्या। ऐसी गलती नहीं करना है ना। तब आप खर्चा कैसे निकालोगे? देखो, तो फर्स्ट ईयर एंड में आप क्या बोलना, मेरे 525 एम्प्लॉइज थे, 15 छोड़ गए। ये दोनों की इंफॉर्मेशन मुझे फर्स्ट ईयर एंड पे थोड़ी ना होगी, नहीं होगी। तो मैं देखूंगा कितने छोड़ के जाने की उम्मीद है, तो 2% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे ऐसा लग रहा है, यानी इतने बचेंगे। इतने एम्प्लॉयज को कितने स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स मैंने दिए हैं? 100। और इसकी फेयर वैल्यू क्या है? तो फर्स्ट ईयर एंड पे आपको फेयर वैल्यू लेनी है कितनी? 42। कितने साल में खर्चा बुक होगा? 2। ये लाइन वाली अप्रोच से बता रहा हूं मैं आंसर, ऐसे तो ये निकाल लेना। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? सर साल चेंज, कलर चेंज, चलो। अच्छा, एक चीज और, सेकेंड ईयर में 510 एम्प्लॉय शुरू में थे, 46 छोड़ गए, और अब आपको लग रहा है कि 3% छोड़ के जाएंगे। 100 राइट दिए, फेयर वैल्यू हो गई 46, अब 2/3। ये टोटल खर्चा आ जाएगा, फॉर द ईयर नहीं। इसमें से माइनस ओपनिंग कर देना तो फॉर द ईयर आ जाएगा, इतना समझते हैं हम लोग। फिर नहीं, 46 नहीं छोड़ गए, 10 एम्प्लॉय छोड़ गए। फिर 500 एम्प्लॉय थे और 8 छोड़ गए आखिरी साल में, तो 492 पे वेस्ट हो गया। 100 ऑप्शन 48। पर लास्ट ईयर में आप 492 एम्प्लॉय पे 100 ऑप्शन पे खर्चा बढ़ा के 50 पे लाओगे, क्योंकि जब उन्होंने एक्सरसाइज किया तब प्राइस 50 हो गई थी, यानी 2 रुपए का खर्चा और बुक होएगा लास्ट ईयर। ऐसे आपका क्यूमुलेटिव खर्चा आ जाएगा सारे सालों का। क्यूमुलेटिव आप निकाल लो, माइनस ओपनिंग कर दो, तो दिस इज समथिंग विच विल गेट द एक्सपेंस फॉर द ईयर।
इसमें कई स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेट करने की बजाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को राउंड ऑफ कर देते हैं, डिजिट्स में फिर करते हैं। दोनों आंसर अपने आप में अप्रोप्रिएट माने गए थे, 2 अल्टरनेटिव आंसर क्वेश्चन में दिए भी गए थे। इसी के साथ आपका कैश शेड्यूल प्लान हो जाता है। इनिशियल रिकॉग्निशन, नो अकाउंटिंग, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ईबी टू प्रोविजन फॉर एसएआर। बेहतर होगा अपन क्या लिखेंगे, तो आईसीआई के मॉड्यूल्स में एसबीपी लाइबिलिटी लिखा हुआ है, तो लाइबिलिटी एसबीपी लिख देना ऐसा। किस पे मेजर करेंगे सर इसको, तो वी विल मेजर इट एट फेयर वैल्यू ऑन रिपोर्टिंग डेट, नॉट ग्रांट डेट, डेफर इट ओवर द वेस्टिंग पीरियड। डी रिकॉग्निशन पर क्या होगा, कुछ नहीं, पेमेंट हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा, सारे खर्चे पीआरएल से जाएंगे एक्सरसाइज डेट तक के, ना कि सिर्फ वेस्टिंग डेट के, कुछ भी रिजर्व से एडजस्ट नहीं होगा, और सारी कंडीशंस का रीअसेसमेंट किया जाएगा। खत्म, फिनिश। अब क्या हुआ यार, हमारी कंपनी के ना एम्प्लॉयज बहुत ही ज़्यादा हैं, कुड़कुड़ करते हैं। कोई बोलता है मेरे को कैश वाली चाहिए, कोई बोलता है नहीं मेरे को शेयर चाहिए, कोई बोलता है मुझे शेयर चाहिए, मेरे को ओनर बनना है। हम बोले क्या बने का ओनर, वो दरबान के पास भी शेयर रखे हुए हैं, वो सलाम ठोकता है सबको। थोड़ा ना ओनर है तो वो तेरे को सलाम ज़्यादा ठोकने लगेगा। कल दिन वो नहीं बोलते तेरे को तू ठोक उसको सलाम, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी हिसाब है। एनीवेज, पर क्या है ना, सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को वो पसंद है, किसी को ये पसंद है। काश हमें भी कोई पसंद होता या हम किसी को पसंद होते, बट मुद्दे की बात यह है कि अभी हिसाब पे फोकस करें। तो कंपनी ने बोला यार मच खत्म करो, अपन अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन दे देते हैं। सुन रहे, हम तुझे एक स्कीम दे रहे हैं जिसमें तू चाहे तो इक्विटी शेयर ले सकता है और तू चाहे तो कैश ले सकता है, पर दोनों नहीं ले सकता, दोनों में से कोई भी है। तो सर हर कोई कैश ही लेगा ना, गाय को कोई पैसा फंसाएगा। तो नॉर्मली ऐसे केस में कैश हम कम नंबर ऑफ शेयर्स पे राइट देते हैं और शेयर्स थोड़े ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में खर्चा कैसे बुक करूं, तो खर्चा बुक कर लो, क्या लग रहा है आपको उसके हिसाब से बुक कर लो। भाई क्या लग रहा है मतलब मुझे थोड़ी मालूम एम्प्लॉय क्या करेगा वेस्टिंग डेट के बाद, तो एस्टिमेट कर लो क्या लग रहा है, उस हिसाब से बुक कर लो। अरे पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, क्या है सर, जो लोग कैश लेंगे उस पर लाइबिलिटी बुक होगी, जो हमें लग रहा है शेयर लेंगे उसका एसबीपी रिजर्व बुक होएगा। हाँ तो ठीक है, ऐसा कर लो। पर सर जिन लोगों को शेयर्स लेना है उनके पास भी कैश लेने का अधिकार तो है। तो आपको नहीं लगता लॉजिकली हमें लाइबिलिटी पूरे की बुक करना चाहिए, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्लिगेशन अनअवॉइडेबल होता है तो फिर उस केस में उसकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है। वेरी गुड। तो इंडेस ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इंडेस ने बोला क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो सकता है, सारे एम्प्लॉय मांग सकते हैं, इस रीजन से आपको अगर कोई इक्विटी और कैश सेटल प्लान है जिसमें एम्प्लॉय के पास चॉइस है, एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर की चॉइस बाद में, एम्प्लॉय के पास चॉइस है कि वो चाहे तो कैश में सेटल कर ले या शेयर्स ले ले, तो आप ये मानना कि ये पूरा कैश सेटल प्लान है और इसे कैश सेटल प्लान की तरह आखिरी तक अकाउंट करते रहना। लास्ट में अगर इक्विटी लोग मांगेंगे तो आप एसबीपी लाइबिलिटी को उठा के एसबीपी रिजर्व में डाल के शेयर इशू कर देना, सिंपल, ठीक है। पर सर आपने ये बोला था कि नॉर्मली इक्विटी शेयर उसको थोड़ा ज़्यादा देते हो, ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो इसके लिए इंडेस बोलता है फिर आप एक काम करो, आप फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट कंपेयर कर लो। अगर इक्विटी सेटल में आप ज़्यादा बेनिफिट एम्प्लॉय को दे रहे हो इन कंपैरिजन टू कैश सेटल्ड ऑन द ग्रांट डेट, तो जो इक्विटी सेटल का एक्स्ट्रा बेनिफिट है उस एक्स्ट्रा बेनिफिट का एसबीपी रिजर्व अलग से एक्स्ट्रा बुक कर लेना, वो उतना खर्चा और बुक कर लेना। सर ये हर ईयर एंड पे रीएस्टिमेट होगा क्या, तो हर ईयर एंड पे फेयर मार्केट वैल्यू चेंजेस एसएआर क्या चेंज करती है, बट ईसॉप में चेंज नहीं करते। तो अपन बस जो ग्रांट डेट पे डिसाइड किया उससे हिसाब से खर्चा बुक करते रहेंगे, एवरी ईयर एंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम कंपेयर लाइक टू लाइक करेंगे। तो हम एसबीपी रिजर्व जब निकालते हैं या इक्विटी सेटल प्लान में फेयर वैल्यू कब की लेते हैं, ग्रांट डेट की, तो उसे कंपेयर करेंगे उसी तारीख की, यानी ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी या कैश सेटल प्लान। सर नहीं आ रहा है समझ में, लगा मुझे, तो आ जाओ क्वेश्चन से ही देख लो, छोड़ो तुम कहाँ इतनी मेहनत करोगे, आ जाओ बेटा। इक्विटी और कैश सेटल प्लान क्वेश्चन से देख लेते हैं। 1st April, Sun Limited issued share-based option to one of the key managerial person which can be exercised in cash और equity। तो एक ही आदमी को दिया है कैश और इक्विटी का ऑप्शन। अगर वो कैश लेगा तो 70,000 शेयर्स पे 3 साल बाद उसको कैश मिलेगी, कितनी मिलेगी देखते हैं। पर अगर इक्विटी लेगा तो 80,000 शेयर पे मिल जाएगी 100 रुपये की। सर्विस कंडीशन है 2 साल की और लॉक इन पीरियड है, सर्विस 3 साल की है, लॉक इन 2 साल का है, तो वेस्टिंग पीरियड दोनों में सेम है। शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विथ रिस्ट्रिक्शन 125 है। इसका मतलब जो ईसॉप्स आप दे रहे हो ना उसकी ये फेयर वैल्यू है, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन है तो वो मार्केट वैल्यू से थोड़ी कम होगी।
फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट, तो ये अपन स्टॉक अप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू मानेंगे, क्योंकि दिया नहीं है तो यही मान ले। और हर साल के अंत में ये सब स्टॉक अप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू है कि कैश लेंगे तो ये मिलेगा। आपको बोला है जर्नल एंट्री पास करो कि मैनेजरियल एम्प्लॉय अगर आखिरी में वो कैश ऑप्शन एक्सरसाइज करता है या फिर इक्विटी करता है, तो सबसे पहली बात अपन इनिशियल रिकॉग्निशन पे तो कोई एंटर नहीं करेंगे, पर एक कैलकुलेशन करेंगे। आज की तारीख में मेरी शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी कितनी है इनिशियल रिकॉग्निशन पे, तो मैं कहूँगा 70,000 शेयर पे फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे 136 है। तो इसका मतलब हो गया 136 इंटू 70, 9520। इक्विटी सेटल प्लान की फेयर वैल्यू कितनी है टोटल ग्रॉस? सर वो 80,000 शेयर है और उसकी फेयर वैल्यू 125 दी गई है। ₹10,00,000। तो कितना एक्सेस महंगा है इक्विटी अबव लाइबिलिटी? 480। इसे आप क्या करना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व 3 साल में कितना बुक करोगे हर साल? 1,60,000। चुपचाप बुक करते जाना। ऐसे भी है बाद में रीएस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ डायरेक्टर वगैरह चेंज होते तो करते भी, वो सब तो कुछ है नहीं। ये एडिशनल खर्चा जो एसबीपी जितना महंगा है, सॉरी जो इक्विटी सेटल महंगा है अबव कैश सेटल, उसका एक्स्ट्रा खर्चा बुक कर देना। रही बात अब इसकी, तो इसको आप एसएआर जैसे अकाउंट फॉर करो, तो वो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ईयर एंड में 136 हो गया, तो आप बोलोगे 136 कितने ऑप्शन है? 70,000 ऑप्शन। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल। हो कितने गए? 1 साल। एम्प्लॉय कितना? 1। फिर सेकेंड ईयर में 136 की जगह 141, ऐसे चेंज करते जाओगे, तो हर साल आपका खर्चा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो आप देखो, हमें फेयर वैल्यू 31 मार्च 2020 से शुरू करना है। 136 से मुझे मतलब नहीं है, ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू है, सॉरी ये वाली ऐसे सीधा देखो 141 है, सेकेंड ईयर में ये 143 है, थर्ड ईयर में ये 146 है। तो आप हर साल कितना खर्चा बुक कर दोगे? तो क्यूमुलेटिव खर्चा मैं निकाल लूंगा ऐसे, और क्लोजिंग ओपनिंग हटा के फॉर द ईयर। तो आप देखिए 70,000 141 1/3 143 2/3 146 3/3 माइनस ओपनिंग फॉर द ईयर, और यहाँ पे फिक्स 160 160 160 बुक होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिनिश। अगर उसने कैश लिया बाद में तो क्या करेंगे? तो देखो जो एसबीपी लाइबिलिटी है उससे कैश पे हो जाएगी है, और जो एसबीपी रिजर्व बचा है वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी रिजर्व में डाल दो, रिटेन अर्निंग या सिंपल रिजर्व लिखना, एग्जाम में सिंपल रिजर्व लिखना बेहतर है। इक्विटी लिया तो पहले एसबीपी लाइबिलिटी को उठा के एसबीपी रिजर्व में डाल दो, और फिर उस एसबीपी रिजर्व को कैपिटल और प्रीमियम में डाल दो। इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी दी गई है, इसको छोड़िए। तो ये इस तरह से आपको अकाउंट फॉर करना है, खत्म हो गई बात, कोई मुद्दा ही नहीं। यानी ऑल इन ऑल मुद्दा क्या हो रहा है यहाँ पर? द मुद्दा इज सिंपल, अकाउंटेड एज स्टॉक अप्रिसिएशन राइट कैश सेटल, और इक्विटी ऑप्शन अगर ग्रांट डेट पे महंगा है तो उसका अलग से खर्चा बुक कर दो। आखिरी में दोनों में से जो भी एक्सरसाइज होगा, पहले हम एक को दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, अगर लाइबिलिटी है रिजर्व में जा रहा है तो रिजर्व में, फिर कैपिटल में डाल देंगे, और अगर लाइबिलिटी पे कर दी है तो रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे एसबीपी रिजर्व को। इसी के साथ आपका ये तीसरा मुद्दा भी डिस्कस हो जाता है, कौन सा? कैश और इक्विटी सेटल्ड। इसके साथ क्या क्या हो गया सर हमारा? तो हमारे 3 केस हो गए, ईसॉप दिया, इक्विटी सेटल, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट दी, कैश सेटल, ऑप्शन दिया, ये तीनों। पर अब इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? तो हमने रीमेजरमेंट तो डिस्कस किया, पर मॉडिफिकेशन नहीं किया। हर इंडेक्स में मॉडिफिकेशन भी होता है। क्या मतलब मॉडिफिकेशन का? कि सर हमने चेंज कर दिया, प्लान ही चेंज कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? तो दैट इज समथिंग विच विल डिस्कस, पर उससे पहले कुछ स्पेशल केस भी हमें देखना है। तो अब देखो दोस्तों, ये स्पेशल केस क्या है। अभी अपन ने क्या बोला कि सर इक्विटी या कैश सेटल्ड, ये एम्प्लॉय की चॉइस है। पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें इक्विटी या कैश सेटल्ड किसी की भी चॉइस नहीं है, बट कंटिंजेंट है किसी कंडीशन पे, जैसे कि आईपीओ लिस्टिंग, जिसके ऊपर आरटीपी में लेटेस्ट क्वेश्चन आए, ठीक है? तो इक्विटी और कैश सेटल इज बेस्ड ऑन अ वेस्टिंग कंडीशन एंड इज नॉट अ चॉइस विद ईदर पार्टी। तो जैसे मैंने कह दिया कि भाई मैं तेरे प्लान को कैश सेटल प्लान कह दूंगा, लेकिन अगर मेरी कंपनी का आईपीओ आ गया वेस्टिंग पीरियड के अंदर अंदर, तो फिर तुझे इक्विटी शेयर्स लेना पड़ेंगे, कैश नहीं दूंगा, क्योंकि लिस्ट हो गए तो तू खरीद के बेच देना। तो इसमें किसी के पास चॉइस नहीं है, ये वो वाला केस है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पे रीएस्टिमेशन हो सकता है।
कि पहले कैश सेटल था, बाद में इक्विटी सेटल्ड हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में एवरी ईयर एंड वी विल हैव टू रिव्यू एंड डू अकाउंटिंग बेस्ड ऑन लाइकलीहुडनेस ऑफ वेदर वी थिंक इट विल बी इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड। और कोई भी चेंज अगर एस्टिमेट में होगा तो आप उसे प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करोगे। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, इक्विटी और कैश सेटल पर किसके ऑप्शन पे, किसी के ऑप्शन पे नहीं, कंडीशन पे, ठीक है। तो लेट अस टेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये है हमारा केस किसका ओके तो दिस इज कवर्ड अंडर question number 15. Entity enters into a share-based payment arrangement with employees. The terms of the award are as follows. Employee are required to work for 5 years. और जो मैं कह रहा था ना, नए क्वेश्चन आए, this is one of them. After that, they will receive cash payment equal to value of entity's shares. If the entity achieves a successful IPO during the 5-year period, यानी अभी क्या बोला है, ये कैश सेटल प्लान है, पर 5 साल में आईपीओ आ गया, एम्प्लॉय विल रिसीव फ्री शेयर रादर देन कैश पेमेंट, तो ये इक्विटी सेटल्ड हो जाएगा। सो एम्प्लॉय माइट रिसीव फ्री शेयर एट द टाइम ऑफ आईपीओ और कैश पेमेंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, बट नॉट बोथ। ये भी कह रहे हैं कि अगर आईपीओ हुआ तो एम्प्लॉय विल रिसीव फ्री शेयर एट द टाइम ऑफ आईपीओ, यानी कि फिर वेस्टिंग पीरियड भी आपको 5 साल रखने की जरूरत नहीं है, तो वेस्टिंग पीरियड भी चेंज हो जाएगा। मैंने क्या बोला, क्या रीएस्टिमेट करना पड़ेगा इस केस में? हाँ, करना पड़ेगा। नो एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू लीव, तो वो एस्टिमेशन का कोई लफड़ा नहीं है। एट द डेट ऑफ अवार्ड एंड टिल द एंड ऑफ 2nd ईयर, इट वॉज नॉट प्रोबेबल दैट आईपीओ इज गोइंग टू कम एट द और बिफोर ईयर 5, वेस्टिंग से पहले नहीं आना है, तो हम इसे कैश सेटल की तरह अकाउंट फॉर कर लेंगे। बट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर अ सक्सेसफुल आईपीओ बिकम्स प्रोबेबल, तो अब हमें उम्मीद है कि आईपीओ आ जाएगा, तो हमें उसकी अकाउंटिंग वैसे करना पड़ेगी। और मैनेजमेंट को लग रहा है 4 साल में, 4थे साल में आ जाएगा, तो अब आपका वेस्टिंग पीरियड भी 4 ईयर्स हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 4 ईयर सक्सेसफुल आईपीओ ऑकर्स एंड कंपनी के एम्प्लॉय को फ्री में शेयर्स मिल गए। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड अवार्ड ऑल्टरनेटिव इज 1000 ऑन द ग्रांट डेट। अब एक बात बताओ, क्या ये स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन हुआ है क्या? नहीं सर, मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्कीम है, शुरू से ही था। इक्विटी या कैश सेटल दोनों कंटिजेंसी पे कुछ हो सकती है, तो ऐसे केस में आप फेयर वैल्यू कौन सी लोगे? ग्रांट डेट की। तो मेरे लिए यही वाली फेयर वैल्यू इक्विटी की रेलेवेंट है ना। मुझे फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑप्शन रीएस्टिमेट करने की हमने कहीं पर भी बात नहीं पड़ी अभी तक। द फेयर वैल्यू ऑफ कैश सेटल्ड अल्टरनेटिव, ये तो हर साल अपन रीएस्टिमेट करते हैं, इग्नोरिंग द प्रोबेबिलिटी आईपीओ विल हैपन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये मेरे लिए 1st और 2nd ईयर के काम की है, 3rd और 4th की नहीं है। क्यों? क्योंकि रीएस्टिमेशन हो गया। तो सिंपल है, ईयर 1 में मैं क्या बुक करूंगा, इसे कैश सेटल मानूंगा, प्रोविजन फॉर एसआर एसबीपी लाइबिलिटी बनाऊंगा, कितने की? 50 रुपये फेयर वैल्यू है, मैं कितने ऑप्शंस एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कुछ भी नहीं है, तो सारे एम्प्लॉय के ऊपर बनाना है, तो मैं पर ऑप्शन बता दूंगा कि भैया 10 रुपये का खर्चा बुक कर दो। ईयर 2 कैश सेटल्ड, फेयर वैल्यू हो गई 500, अभी तक खर्चा बुक हो जाना चाहिए 2/5 200, यानी कि फॉर द ईयर का खर्चा हो जाएगा आपका 190। ईयर 3 में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप अपनी एसबीपी लाइबिलिटी को डेबिट कर देना एसबीपी रिजर्व में, रिक्लासिफाई कर देना। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या लग रहा है कि इक्विटी सेटल हो गया। पर अब एसबीपी रिजर्व चाहिए कितना 3rd ईयर एंड में? तो सर 1000 है इंटू 3/4, 4 साल ऑप्शन लग रहा है और 3 साल हो चुके हैं, तो 750। हमारे पास सर ऑलरेडी कितने रुपए आ गए? 200, तो 550 रुपये और बुक करना पड़ेंगे, तो हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व 550 और बुक कर देंगे। फिर अगले साल क्या होगा? बचा हुआ खर्चा बुक हो जाएगा और ऑप्शन आपके वेस्ट हो ही गए, तो 250 का खर्चा नेक्स्ट ईयर बुक कर लेंगे। तो देखो 10 190, 200 रुपये एसबीपी रिजर्व में ट्रांसफर, फिर 550 का खर्चा, नेक्स्ट ईयर 250 और फिर शेयर इशू, काम खत्म। क्लियर है दोस्त? ये कौन सा केस हो गया? जब ऑप्शन नहीं है, कंडीशन पर डिपेंडेंट है। एक आखिरी केस, सर अगर कभी इक्विटी सेटल और कैश सेटल इज बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयर, तो इंडेस कहता है कि एम्प्लॉयर की चॉइस पर है, तो कई बार एम्प्लॉयर को दिखाने के लिए चॉइस होती है। जैसे वो तुमसे पूछती है ना, बताओ चलो आज कहाँ पे चले अपन घूमने, हम बोलते हैं तू ही बता दे, बोले हर बार मैं ही बताती हूँ, हमको मालूम है वो चीज़, उसने बोला नहीं इस बार तुम बताओ। अब अपन कितनी भी जगह बता दो, वो जाएगी वहीं पर जहाँ उसको जाना है।
तो बोलने के लिए इस बार तुमको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन वो सब्सटेंसिव नहीं है, कोई काम का नहीं है। सेम इसी तरह से कई बार कंपनी ऑप्शन रखती है कि मैं चाहूँ तो शेयर दूंगा, मैं चाहूँ तो कैश दूंगा, पर कंपनी को वही करना होता है जो एम्प्लॉय की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि मैं एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, बोनस के लिए, मोटिवेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए उसे क्या कर रहा हूँ, ईसॉप दे रहा हूँ। और फाइनली मैंने क्या बोला कि ईसॉप मैंने उसकी पसंद का ही नहीं दिया, तो वो क्या बोलेगा कि यार मतलब वैसा ही है कि यार अच्छा करके पानी फेर दिया अपन ने। तो आपको रियलिस्टिकली लगता है कि कंपनी के पास चॉइस है, तो ही आप ये मानोगे कि कंपनी की चॉइस है, और फिर उसे इक्विटी सेटल मान के अकाउंट करना। क्यों? क्योंकि फिर लाइबिलिटी अवॉइडेबल होती है तो बुक नहीं करते, और बाद में अगर चेंज इन क्लासिफिकेशन हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग वैसे कर लेना लॉजिकली जो होती है। तो अगर ऑप्शन सब्सटेंसिव है तो ही आप इसे मानना कि ये इक्विटी सेटल्ड है, नहीं तो आप इसे कैश सेटल की जगह अकाउंट फॉर करना। सब्सटेंसिव हो तो इक्विटी सेटल करना जब तक वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि आप कैश फ्लो अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा किसका डिस्कशन हो गया सर? कैश और इक्विटी अल्टरनेटिव। जब ऑप्शन एम्प्लॉय के पास है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। एक बार मैं आपको यहाँ से इसको बता देता हूँ। एम्प्लॉय के पास राइट है कि वो सब्सक्राइब कर सकता है या कैश ले सकता है। कैसे अकाउंट करना, बहुत बढ़िया एकदम संक्षिप्त शब्दों में शॉर्ट में दिया है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंटिटी का है, तो इसे कैश सेटल प्लान की तरह अकाउंट फॉर करो और एक लाइबिलिटी फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट बनाओ। इक्विटी कंपोनेंट का क्या होगा? अगर फेयर वैल्यू इक्विटी ऑप्शन कैश ऑप्शन की सेम है तो आप पूरे को स्टॉक अप्रिसिएशन राइट यानी कि कैश सेटल की अकाउंटिंग करना। अगर स्टॉक अप्रिसिएशन की राइट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑप्शन से ज़्यादा है तो भी एसएआर अकाउंटिंग करना। पर अगर फेयर वैल्यू इक्विटी ऑप्शन की ज़्यादा है तो एसएआर की अकाउंटिंग और एक्स्ट्रा खर्चा बुक करना ऑफ एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल प्लान अबव फेयर वैल्यू ऑफ कैश सेटल प्लान। कब? ऑन द ग्रांट डेट। और इस एक्सपेंस को आप डेफर करना वेस्टिंग पीरियड में, जैसे इक्विटी सेटल स्कीम में करते थे। एक्सरसाइज पे कैश ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, एसआर पे ऑफ कर देना, एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी। इक्विटी ऑप्शन हो तो लाइबिलिटी फॉर एसबीपी और एसबीपी रिजर्व पूरे को इक्विटी में ट्रांसफर कर देना। जर्नल एंट्रीज दी हुई है, डी रिकॉग्निशन है, यह डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी सेटल, कैश सेटल, कुछ भी क्वेश्चन आता है रैंडमली कहीं से भी आ सकता है। ज़्यादातर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के ही आते हैं, बट एक चीज़ और जो इंटरेस्टिंग है दैट इज स्पेशल इश्यूज विच इज मॉडिफिकेशन। अब रीएस्टिमेशन नहीं है, स्कीम ही चेंज कर दी। आए ऐसा कैसे सर, स्कीम बदल दी? हाँ तो क्या है भैया, सब पॉसिबल है। अपन तो सब जगह लीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सब में आता है मॉडिफिकेशन, यहाँ भी आएगा, पढ़ देंगे। तो बेटा मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? टर्म्स चेंज हो गई। तो मैंने एम्प्लॉय को बोला था 5 साल काम करेगा तो ईसॉप दूंगा। 2 साल बाद मैंने बोला एम्प्लॉय खुशखबरी, उन्होंने बोला क्या? हमने बोला 4 साल काम करने पे ही वो ईसॉप दे देंगे। सब झूम पड़ा, हाय 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 हमारा एम्प्लॉयर कैसा हो, ये भाई जैसा हो। या हमने बोला हमने 5 साल में तुमको ईसॉप देने का वादा किया था, 50 रुपए एक्सरसाइज प्राइस थी, एक्सरसाइज प्राइस कम करके 40 कर रहे हैं। सब झूम उठे, ये हमने बोला हमने तुमको एम्प्लॉय वायदा किया था 5 साल में ऑप्शन वेस्ट होंगे, तुम्हारे लिए खबर है क्या? 5 की जगह 8 साल में वेस्ट होंगे। उन्होंने बोला ये क्या है, ये खबर, खुश खबर तो है ही नहीं था। हमने बोला, हमने कहा बोला खुश खबर है। तो 2 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। ज्यादातर कौन सा होगा? फेवरेबल टू एम्प्लॉय। चांसेस कम किसके? अनफेवरेबल के। पर प्रैक्टिकली भले ही आप देखो तो थियोरेटिकली दोनों पॉसिबल है, तो अकाउंटिंग दोनों की पढ़ना आपने। इंडेस कहता है कि अगर आप एम्प्लॉय को कोई फेवरेबल ऑप्शन दे रहे हो, जैसे आपने 5 साल की स्कीम दी थी, उसमें बोला था 500 ऑप्शन दूंगा, 2 साल बाद अब आप बोल रहे हो 600 ऑप्शन दे दूंगा उसी स्कीम में, यानी 3 साल और काम करो 600 ऑप्शन ले लो। तो लॉजिकली आप क्या कर रहे हो? आप उसे 100 ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रहे हो 3 साल काम करने के, तो उसे आप अलग से खर्चा बुक कर देना। तो इंडेस क्या कहता है, जो पुराना तुम्हारा मेथड था ना उसमें छेड़खानी मत करो, उसको वैसे ही चलने दो। और जो भी तुमने इंप्रूवमेंट दिया है, बेनिफिट दिया है, उसको रिमेनिंग पीरियड में प्रोस्पेक्टिवली खर्चा बुक कर दो। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई रीएस्टिमेशन नहीं है। तुमने आज प्रॉमिस किया है एक्स्ट्रा फायदा देने का, तो ये खर्चा आज से आने वाले रिमेनिंग पीरियड में बुक होएगा। तो ओल्ड स्कीम की अकाउंटिंग ओरिजिनली जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी। और जो फायदा आपने पहुंचाया है, फायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है? नंबर ऑफ ऑप्शन बढ़ाए या फिर एक्सरसाइज प्राइस कम कर दी तो इससे फेयर वैल्यू बढ़ गई, इसे आप एक्सपेंस कर देना ओवर द रिमेनिंग टर्म। हाँ, अगर आपने फायदा कैसे पहुंचाया है वेस्टिंग पीरियड रिड्यूस करके, तो इसकी आप अलग से अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो फिर इसमें आप क्या करना, आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम में भी वेस्टिंग पीरियड कम कर देना, वही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसमें ओरिजिनल स्कीम में भी अपन वेस्टिंग पीरियड कम कर देंगे और यहाँ पे खर्चा रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगा।
तो ये इस तरह से इसकी अकाउंटिंग होगी। अब सर यहाँ पे इंप्रूवमेंट की परिभाषा क्या है? तो ये रहा इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब कुछ नहीं है। आप बताओ इंप्रूवमेंट कैसे निकलेगा भाई? सुनना मेरी बात को, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, रुको। चलिए आ जाओ यहाँ पे। मैंने क्या किया सर? मॉडिफिकेशन, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। 1425 को मैंने 100 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पर एम्प्लॉय दिए थे, इक्विटी सेटल थे। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था, 50 रुपये एक्सरसाइज प्राइस थी। उस दिन फेयर वैल्यू 24 रुपीज क्वेश्चन में दी हुई है, फेयर मार्केट वैल्यू 70 के आसपास होगी। 1 साल बाद शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू ही 45 हो गई और एक्सरसाइज प्राइस 50 पे। तो कौन एम्प्लॉय तुम्हारा शेयर खरीदेगा? और कोई खरीद ले तो तुमको डाउट होना चाहिए अपने एम्प्लॉय पे कि ऐसे लोग तुम्हारी कंपनी संभाल रहे हैं, मार्केट में 45 में मिल रहा है और तुम कंपनी से 50 में खरीद रहे हो वही शेयर। यानी किसी का एक्साइटमेंट ही नहीं बचेगा हिसाब एक्सरसाइज करने का, क्योंकि महंगा पड़ रहा है। तो अप्रैल 2026 में कंपनी ने किया मॉडिफिकेशन और बोला जो एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपये थी इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, 30 रुपये कर रहे हैं। 20 रुपये से कम किया, फेवरेबल हो गया, आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। इस कारण से इसकी फेयर वैल्यू, अब पुराने स्कीम की फेयर वैल्यू जो पहले अपन ने निकाली थी 24, आज वो गिर के 2 रुपये हो गई, क्योंकि शेयर गिर गया मार्केट में, तो आज की फेयर वैल्यू बहुत कम है। पर ये जो 20 रुपये अपन ने एक्सरसाइज प्राइस कम करी, इससे नए ऑप्शन की फेयर वैल्यू 21 हो गई है। तो इंप्रूवमेंट कितना हो गया? तो भी देखो, आज मेरा घर है, मैंने उसमें कोई रेनोवेशन किया, उससे उसकी कीमत बढ़ गई, पर वो घर खरीदा था मैंने 5 साल पहले। तो इंप्रूवमेंट से कीमत कितनी बड़ी कैसे निकलेगा कि आज रेनोवेशन के बाद कितनी कीमत है और रेनोवेशन से पहले कितनी थी, ना कि मैंने कितने में खरीदा। सेम इस लॉजिक से आज फेयर वैल्यू कितनी थी और मॉडिफिकेशन के बाद कितनी हुई, इसका डिफरेंस इज द इंप्रूवमेंट। तो 21 - 2 19 रुपीज का इंप्रूवमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 19 रुपीज़ का इंप्रूवमेंट बुक करना। अच्छा, इसमें कोई एम्प्लॉय को मैंने कैश वैश दिया होता कि चल 2 रुपये 3 रुपये रख ले, तो वो इंप्रूवमेंट उत्ते से और बढ़ जाता। ठीक है, अब आप क्या करो, जो आपका पुराना खर्चा बुक हो रहा है वो तो पूरा बुक करना पड़ेगा, क्योंकि हम फेयर वैल्यू चेंजेस कंसिडर नहीं करते। तो ये 24 रुपीज़ आपके 3 साल में खर्चा बुक होगा ही होगा। ओवर एंड अबव दिस जो इंप्रूवमेंट आपने 19 रुपीज़ का दिया, इसे 2 साल में आपको एक्स्ट्रा खर्चा बुक करना पड़ेगा। ये मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग है आपकी। ठीक है भाई, ठीक है। इसमें अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या करना, आप ओरिजिनल स्कीम में भी टर्म कम करके खर्चा बुक कर देना। नंबर ऑफ ऑप्शन बढ़ जाए तो एक्स्ट्रा ऑप्शन के ऊपर रिमेनिंग टर्म पे खर्चा बुक कर देना। पर अगर अनफेवरेबल टू एम्प्लॉई है तो फिर इंडेस कहता है कि आप उसे इग्नोर करो, पुरानी स्कीम में जो खर्चा बुक करना था करते रहो। क्यों? क्योंकि वो खर्चा तो हमें बुक करना ही करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब होता है दोस्तों कि स्कीम पूरी होने से पहले ही मैंने कैंसिल कर दी। अब देखो, कैंसिलेशन 2 तरह का होता है। एक, स्कीम बीच में कैंसिल कर दी, थोड़ा बहुत पैसा दिया और खत्म कर दी। या दूसरा, मैंने स्कीम कैंसिल कैसे कर दी कि कैश सेटल को कैंसिल करके इक्विटी कर दिया, या इक्विटी सेटल को कैंसिल करके कैश सेटल कर दिया। दोनों ही मॉडिफिकेशन है क्योंकि स्कीम चेंज हुई है। तो सबसे पहले अपन देखो, अगर आपने यूनिट कैंसिल किए, यूजुअली ये क्या होता है, हाथों हाथ कैश पेमेंट करके, जैसे एम्प्लॉय मान जाए कि भैया आप हिसाब नहीं दे सकते। क्यों होता है ऐसा? सर मैं कंपनी किसी और को बेच रहा हूँ, उसने बोला अपने हिसाब कैंसिल करो फिर ही मर्जर होगा। मैंने एम्प्लॉय को समझाया कंटिन्यू नहीं कर सकते, पैसे ले बाहर हो। ठीक है, मान गया एम्प्लॉय भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नियम तो तय कि सर जो हिसाब की स्कीम में ओरिजिनल फेयर वैल्यू अपन ने निकाली थी वो खर्चा हमें ओवर द वेस्टिंग पीरियड बुक करना था। लेट्स से 5 साल का वेस्टिंग पीरियड था, 3 साल बाद कैंसिल हो गया। इंडेस बोलता है बच्चे 2 साल का खर्चा इमीडिएट बुक करो। किसी भी हालत में हम वो खर्चा बुक करने से तो तुम्हें रोकेंगे नहीं, वो तो पूरा बुक करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो बचे हुए वेस्टिंग पीरियड का खर्चा है उसे बुक कर दो, एज इफ कि ये स्कीम आज ही वेस्ट हो गई, एक्सेलरेटेड आज ही वेस्ट हो गई, तो बचा हुआ खर्चा बुक कर दिया। ठीक है सर। अब सुनो, अब तुम एम्प्लॉय को इस स्कीम की जो आज फेयर वैल्यू अगर उतना पैसा दे रहे हो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, पर उससे ज्यादा दे रहे हो तो फिर तुम एक्स्ट्रा फायदा पहुंचा रहे हो, वो पीआरएल में जाएगा। तो इंडेस कहता है कि एसबीपी रिजर्व आप डेबिट कर दो जितना आपके पास आज बैलेंस है, बैंक आप क्रेडिट करोगे आप जो अमाउंट कैंसिलेशन पे कर रहे हो। अगर आपका अमाउंट पेड ऑन कैंसिलेशन एसबीपी रिजर्व से ज्यादा है बट फेयर वैल्यू तक है, तो उतना अमाउंट आप रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो। पर फेयर वैल्यू के ऊपर आपने जो पैसा पे किया है उसको, किसकी फेयर वैल्यू, जो ऑप्शन आपने अभी कैंसिल किया है,
तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो पीआरएल में जाएगा। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आए चिंता मत कर मेरे भाई, एक क्वेश्चन और सब कुछ तेरे दिमाग के अंदर। अच्छा अच्छा। अनार फर्टिलाइजर हैज इश्यूड 2000 शेयर ऑप्शन टू 10 डायरेक्टर एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 100। ठीक है सर। द डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर 3 years वेस्टिंग पीरियड। फेयर वैल्यू ऑप्शन की 130 रुपये, 8 डायरेक्टर पे उम्मीद है वेस्ट होगा ड्यूरिंग ईयर 2। तो ईयर 1 का खर्चा निकालते हैं पहले। 8 डायरेक्टर पे वेस्ट होने की उम्मीद थी 130, इसकी फेयर वैल्यू थी, नंबर ऑफ ऑप्शन 2000 दिए थे और वेस्टिंग पीरियड 3 साल था। तो इतना खर्चा बुक हो रहा है 8 इंटू 130 इंटू 2000 डिवाइड बाई 3, 69333। क्राइसिस आया कंपनी में, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इमीडिएटली कैंसिल कर देते। तो जैसे ही आप इमीडिएटली कैंसिल करोगे, आप सबसे पहले तो बचा हुआ पूरा खर्चा बुक करो। कितना खर्चा बचे हुए खर्चे में बुक होएगा? तो सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन 90 रुपीज थी। तो क्या मैं खर्चा बचा हुआ 90 रुपीज करंट फेयर वैल्यू से बुक करूंगा? नहीं, वो तो जो ओरिजिनल थी। मार्केट प्राइस शेयर की 99 रुपीज थी, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है मार्केट प्राइस से, मुझे क्या लेना देना इससे। कंपनसेशन पेड टू डायरेक्टर, आज 9 डायरेक्टर करंटली इन एम्प्लॉयमेंट है, मुझे 8 लग रहा था पर 9 है आज और आज ही वेस्ट हो गया। ड्यूरिंग द डेट ऑफ कैंसिलेशन सच स्कीम वाज 95 पर ऑप्शन, तो ये मैंने कैश पेमेंट किया है। अब आप देखो 95 फेयर वैल्यू 90 रुपये से 5 रुपये ज़्यादा है, तो ये पीआरएल में डेबिट करना होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू तक पैसा देते तो चलता, उससे ऊपर दिया तो एक्स्ट्रा खर्चा है। तो सबसे पहले तो आप पहले क्या करो, पुरानी स्कीम का पूरा खर्चा बुक करो। पुरानी स्कीम में कितना खर्चा बुक होगा? तो अगर 9 एम्प्लॉय में आज ही स्कीम वेस्ट हो जाती तो इतना खर्चा बुक हो जाता। 130 फेयर वैल्यू ग्रांड डेट की इंटू 9 इंटू 2000, ये कितना खर्चा बुक हो जाता? 9 इंटू 130 इंटू 2000, 23,40,000। आप कितना पहले ही बुक कर चुके हो? सर 693,333। तो बचेगा कितना? 164,667। ये आपका पहले तो एक्सपेंस बुक होएगा। कहां पे? एसबीपी रिजर्व में जाएगा। फिर उसके बाद आप पेमेंट करते समय कितने रुपए ज्यादा दे रहे हो? 5 कितने लोगों को ज्यादा दिया आपने? 9 एम्प्लॉय के 2000 ऑप्शन पे 90,000 रुपए। ये खर्चा आपको पीआरएल में डालना पड़ेगा। बाकी जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है उसे रिजर्व से एडजस्ट कर दो। तो देखो अपना खर्चा पहले कितना बुक हो गया? 693,333, 1646, 1646, 667, और ये मेरा जो कैश पेमेंट एक्स्ट्रा किया ये बैलेंस टू पीआरएल। यहाँ पे लकीली क्या है ना, आपने जो प्रोविजन पहले बनाया वो 130 का है और आज शेयर की फेयर वैल्यू 90 है, तो इसमें एसबीपी रिजर्व आप निकालोगे तो जो 40 रुपए का बैलेंस बचेगा। आपने प्रोविजन 130 का बनाया बट फेयर वैल्यू 90 है, 90 के ऊपर जो कैश पे की वो पीआरएल में गई, तो ऐसे भी आप इसको पूरा रिजर्व में डाल रहे हो। पर अगर कभी ये 90 के 130 से भी ज़्यादा होती, 135 या कुछ होती, तो ऐसा हो सकता है कि अपन जो पैसा दे रहे हैं वो जो ओरिजिनल फेयर वैल्यू के प्रोविजन है उससे ज़्यादा है, क्योंकि फेयर वैल्यू बढ़ गई, तो वो डिफरेंस अब रिजर्व से एडजस्ट होता है। याद रखना पीआरएल में सिर्फ कितना डिफरेंस जाएगा, फेयर वैल्यू के ऊपर पे करोगे तो ही पीआरएल में जाएगा, नॉट अदरवाइज। तो सर इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, फटाफट देख लेते हैं, आ जाओ। सिंपल सा नियम है। सपोज ग्रांड डेट पर फेयर वैल्यू 100 रुपये, ठीक है, एक ऑप्शन एक एम्प्लॉय, वेस्टिंग पीरियड 3 साल का, फेयर वैल्यू 120 कर देता हूं, ठीक है। ईयर 2 पर इसकी फेयर वैल्यू हो गई 150 और मैंने इसे कैंसिल कर दिया और मैंने पेमेंट किया 165। अब एंट्री देखो, ईयर 1 में मैं खर्चा बुक करूंगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू पीआरएल, टू एसबीपी रिजर्व, 120 एक ही एम्प्लॉय है, 3 साल का है, तो 40 रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयर 2 में जैसे ही ये कैंसिल हुआ तो बचा हुआ पूरा खर्चा बुक करना पड़ेगा, तो मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व बुक करूंगा। कितने से? तो इनिशियली 120 था, 40 बुक कर चुके हैं, बचा हुआ पूरा बुक कर दो। अब कैंसिलेशन पे मैंने पैसा कितना पे किया है? तो सर 165 पे किया। 165 में से मेरे पास ऑलरेडी एसबीपी रिजर्व कितना है? सर वो 120 है। ये क्या है? ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू के बराबर, क्योंकि खर्चा तो उतना ही बुक किया है। तो
आप ऐसा भूल के भी मत कर देना कि इन दोनों के डिफरेंस को पीओरएल में डाल देना। पीओरएल में सिर्फ क्या जा रहा है, आज आपने 165 दिए हैं जबकि 150 उसको देना बनते थे, तो आपने एक्स्ट्रा उसको सिर्फ 15 रुपए दिए हैं, ये पीओरएल में जाएगा। तो आप बैलेंसिंग फिगर को रिजर्व से एडजस्ट करना। बीएफ यानी बैलेंसिंग फिगर, लड़के और लड़कियां दोनों ध्यान दें, कितना 40। ये एक्चुअल में क्या है मालूम है, तुमने खर्चा 120 40 नहीं सर 30, तुमने एक्चुअल में खर्चा कितना बुक किया 120, पर फेयर वैल्यू बढ़ के 150 हो गई। पर अपन खर्चा ग्रांडेड के हिसाब से बुक करते हैं, तो जो फेयर वैल्यू बढ़ गई ना, वो पैसा तुम्हारा यहाँ से एडजस्ट हुआ है रिजर्व से, वो पीओरएल से नहीं होता। ये ध्यान रखना किसमें, कैंसिलेशन में। ठीक है, ओके सर, डन। तो ये ऐसे कैंसिलेशन की अकाउंटिंग होती है। अब अगला मुद्दा, अगर इक्विटी सेटल प्लान को मैंने कैश सेटल में कन्वर्ट करा पर कैंसिल नहीं किया है, मतलब क्या हुआ सर, ये एक नई कहानी हो गई। इमीडिएट कैंसिलेशन हो गया, अभी जो एग्जाम्पल किया था उसकी जगह मेरा ईसॉप था, 5 साल में वेस्ट होने वाला था। 2 साल बाद मैंने बोला यार भाई शेयर रहने दे, तू कैश ले लेना, वही 5 साल वाला चलेगा सब कुछ वैसा, पर तू कैश लेना शेयर की बजाय। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो आपका अभी एसबीपी रिजर्व का बैलेंस है उसे आप उठा के एसबीपी लाइबिलिटी में डाल देना, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन हुआ है और अब आपने एक प्लान को चेंज कर दिया है फ्रॉम इक्विटी सेटल्ड टू कैश सेटल्ड। तो एसबीपी रिजर्व की क्या बचे हुए पूरे एक्सपेंस बुक करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कैंसिल नहीं हुई है स्कीम। तो अभी तक जितना था उसको लाइबिलिटी में डाल दो और आगे से लाइबिलिटी मेजर करना शुरू कर दो। पर लाइबिलिटी कितने पे मेजर होगी, फेयर वैल्यू पे। तो इंडेस क्या कहता है कि आप जब एसबीपी लाइबिलिटी से इसे एसबीपी लाइबिलिटी में डालोगे तो ये जो ट्रांसफर में अगर कोई डिफरेंस है तो ये रिजर्व से एडजस्ट होगा। सर कुछ समझ नहीं आया, पता ही था मेरे को, तू आजा मैं समझाता हूँ। मस्त क्वेश्चन है इसके ऊपर, एकदम ताजा ताजा नया नया क्वेश्चन है दोस्त, बढ़िया वाला, इतना भी ताजा नहीं है पर ठीक है। मैक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट विद एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग टर्म, ईच एम्प्लॉय विल रिसीव 500 शेयर इफ दे रिमेन एम्प्लॉयड फॉर 5 ईयर्स। तो ये इक्विटी सेटल प्लान है, 5 ईयर्स के वेस्टिंग पीरियड के पास 500 ऑप्शन का। नो एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू लीव ड्यूरिंग द पीरियड, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे 4000 रुपए। If an employee leaves max after 5-year period but before the shares are listed, entity has option to purchase the share at fair value। छोड़ो ये सब, कंपनी का ऑप्शन है। Max expect to list in next 3 to 5 years. This is the first share-based payment plan. Max has no past practice or policy of buying back the employee when the employees leave. Neither Max expect it will settle in cash. तो ये बोल रहे हैं कि भैया 5 साल के बाद में अगर हमारी कंपनी का शेयर लिस्ट नहीं हुआ तो कंपनी चाहे तो शेयर इशू करने की बजाय कैश दे सकती है और बोल सकती है ये सब एक्सरसाइज मत करो, कैश लो और घर जाओ, क्योंकि लिस्ट नहीं हुआ तो एम्प्लॉय बेचारा बेचेगा कहाँ, तो उसके फायदे के लिए। तो ये ऑप्शन देखा जाए तो एम्प्लॉय कंपनी के पास है, बट ये एम्प्लॉय के फेवर में ही आप एक्सरसाइज करोगे, यानी सिर्फ दिखावे का ऑप्शन है, सब्सटेंसिव नहीं है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, नहीं हमें लग रहा है कि हम किसी को कैश देने वाले हैं आगे, क्यों, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम लिस्ट हो जाएंगे 3 से 5 साल में और इक्विटी शेयर्स दे देंगे, यहां तक सब ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड में मैक्स नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू लिस्ट, ओ तेरी अब हमें लग ही नहीं रहा हमारी लिस्टिंग होगी, तो अब क्या होगा, 5 साल बाद जब शेयर देंगे तो एम्प्लॉय रोएगा, क्यों, क्योंकि लिस्टेड है नहीं तो बेचेगा कहाँ। तो एम्प्लॉयज आर इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस फैक्ट, और मैक्स ने अब स्कीम में अनाउंस किया है कि अगर अब मेरी लिस्टिंग 5 साल में नहीं हुई और आप छोड़ के गए तो मैं रीपर्चेस करूंगा, यानी कि अब मस्ट रीपर्चेस, यानी स्कीम मॉडिफाई हुई है। पहले ऑप्शन था और अब मैंडेटरी है, यानी अब ये एक तरह से क्या हो गया है, कैश में सेटल हो सकता है। अब हमें देखना है क्या कंपनी को लग रहा है कि लिस्टिंग होगी या नहीं, उसके बेसिस पे डिस्कशन होगा। इस दिन फेयर वैल्यू शेयर की 6000 रुपये थी, तो फेयर वैल्यू हमारे ऑप्शन की 6000 हो गई है। थर्ड ईयर के एंड पे लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू 9000 हो गई है। चलिए, आपको बोला है 1 to 3 ईयर्स की अकाउंटिंग बताओ। अब ये बताओ, क्या आपको लग रहा है कि आप लिस्ट होगे, नहीं, और अगर आपको लग रहा है कि आप लिस्ट नहीं होगे तो इसका मतलब अब आपको क्या कर देना चाहिए, अकाउंटिंग बदल देना चाहिए। तो ये प्लान मॉडिफाई हो गया है फ्रॉम इक्विटी सेटल टू कैश सेटल। पहले साल तो इक्विटी सेटल था, पहले साल की तो एंट्री पास करे, उतने मार्क्स तो पक्के करें, तो पहले साल क्या एंट्री होगी, 4000 फेयर वैल्यू है, 5 साल का पीरियड है,
तो 800 रुपये का खर्चा बुक कर दो। अच्छा, ये 4000 पर ऑप्शन नहीं लिखा है कि इंटू 500 ऑप्शन कर दो, ठीक है, 4000 टोटल। तो 800 रुपये का खर्चा फर्स्ट ईयर बुक हो गया, ठीक है सर। सर सेकेंड ईयर में क्या हुआ? तो सेकेंड ईयर में भी स्कीम एंड पे हुई, तो सेकेंड ईयर में मैंने पुरानी वाली अकाउंटिंग करी, तो 800 रुपये का खर्चा फिर बुक कर दिया। कहाँ पे? एसबीपी रिजर्व में। अब सेकेंड ईयर एंड में मैंने स्कीम को बदला है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सेकेंड ईयर एंड से अब इसे कैसे मेजर करना शुरू कर दूंगा, एज इफ कि ये कैश सेटल प्लान है। तो यहाँ पे अब मैं क्या बनाऊंगा, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट है, तो मैं एसबीपी लाइबिलिटी बुक करूंगा। कितने की बुक करूंगा सर? फेयर वैल्यू। कितनी फेयर वैल्यू है? तो ये 6000 रुपये फेयर वैल्यू एक्चुअली किसकी होना चाहिए? ये शेयर कैश सेटल प्लान की होना चाहिए आइडियली, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू चाहिए। तो मैं बोलूँगा सर 6000 फेयर वैल्यू है, पीरियड वही 5 साल है और 2 साल हो गए, तो ये कितना हो जाता है? 2400 रुपये। तो सर मुझे एसबीपी लाइबिलिटी 2400 रुपीज़ की आज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर एंड पे अब ये कैश सेटल प्लान हो गया है, और उसमें कैश सेटल में हम एवरी ईयर एंड की फेयर वैल्यू के ऊपर प्रोविजन बनाते हैं, तो उस लॉजिक से 2400 पर आएगा। पर सर मेरे पास एसबीपी रिजर्व तो 1600 ही पड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बचा हुआ 800 भी आप रिजर्व से एडजस्ट कर लियो। तो ये एंट्री एसबीपी रिजर्व टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 800 रुपये से अपने को रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगले साल ये कैश सेटल जैसे ही होगा, तो 6000 पे कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए? 3/5। तो ये कितना हो जाएगा? 3600। हमारा टोटल 2400 ऑलरेडी बुकड है, तो 1200 का खर्चा और बुक कर दे। ना सॉरी, 9000 हो गई वैल्यू। तो 9000 इंटू 3/5, ये कितना हो जाएगा? 9000 इंटू 3/5 5400। 5400 में से हमारा ऑलरेडी 2400 बुकड है, तो 3000 की लाइबिलिटी और बुक कर देंगे। तो ये इस इंडेक्स के सबसे ज़्यादा ट्रिकी और नए मुद्दे हैं दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है। कहाँ कैंसिलेशन हो रहा है, कहाँ पर स्कीम चेंज हो रही है, किसकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है, ये सब अपने आप में अलग है। दिस इज समथिंग विच यू हैव डन, ये इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और इसी के साथ तुम्हारा पूरा इक्विटी सेटल्ड प्लान का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम गुड्स और सर्विस देखेंगे कि गुड्स और सर्विस शेयर के अगेंस्ट ले रहे हैं तो क्या होगा, और आखिरी में फिर अपन कुछ स्पेशल इशू देखेंगे, जैसे कि ग्रुप प्लान्स, टीडीएस वगैरह होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो दैट विल डू आफ्टर दिस। तो अब आते हैं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। अभी क्या हो रहा है, मैं गुड्स और सर्विस ले रहा हूँ और बदले में कैश की बजाय अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर दे रहा हूँ। अब ये बताओ, गुड्स और सर्विसेज जो आपने परचेज किए हैं उसे आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? जो गुड्स की फेयर वैल्यू है या जो अपने इक्विटी शेयर्स की फेयर वैल्यू है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गुड्स की फेयर वैल्यू है या सर्विस की फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि सारे इंडेस में अपन अपने जो इक्विटी शेयर देते हैं उसकी फेयर वैल्यू के बेसिस पर जो चीज़ हमें मिली है उसे रिकॉर्ड करना गलत है। रादर मैंने अगर शेयर इशू किया तो बदले में मुझे क्या मिला है उस पर मेरा शेयर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो प्रिंसिपली हर जगह इक्विटी की फेयर वैल्यू कंसिडर कहीं नहीं की जाती है। इसका एकमात्र एक्सेप्शन था एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट, क्योंकि एम्प्लॉय की जो मुझे सर्विस मिल रही है उसके बदले में जो शेयर दे रहा हूँ, इस शेयर की वैल्यू मैं फिर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जो एम्प्लॉय की सर्विस मिली उसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उसको सैलरी अलावेंस सब दे रहा हूँ और अलग से ईसॉप का बेनिफिट भी दे रहा हूँ। तो इसके लिए इस पूरे इंडेक्स का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, द रूल इज सिंपल। आप अगर इक्विटी सेटल प्लान में गुड्स और सर्विस, तो मैंने कहा कि भैया रणवीर सिंह, मेरे बोर्ड के ईयरबड्स का मार्केटिंग करना है तुझे, बदले में हम हमारी कंपनी के शेयर्स तुझे देंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया उसकी जो सर्विसेज है उसकी क्या फेयर वैल्यू है? दोस्त ने बोला यार मैं तो 1 करोड़ का फिक्स है, 1 करोड़ का एक ऐड करता हूँ, आपको जितने ऐड कराने उतने के शेयर दे दो, खत्म। हम 10 करोड़ के शेयर उससे दे रहे हैं या 10 करोड़ के ऐड उससे करवा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भैया उससे 10 ऐड करवाए, उसकी वर्थ 10 करोड़ है, तो जो भी शेयर इशू होंगे वो 10 करोड़ पे रिकॉर्ड होंगे। यानी हमें फेयर वैल्यू किसकी लेनी है? द सर्विसेज विच वी हैव गिवन, द सर्विसेज विच वी हैव रिसीव्ड, और उतने पे शेयर रिकॉर्ड होगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन उठता है। एक तो फेयर वैल्यू हमें जो लेनी है वो किसकी लेनी है, तो ये तो क्लियर हो गया, जो गुड्स और सर्विस मिल रही है उसकी लेनी है। हाँ, अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो फिर इक्विटी शेयर की लेंगे। पर दूसरा मुद्दा, कब की लेनी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ईसॉप के केस में हम ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू के बेसिस पे ईसॉप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन गुड्स और सर्विस के केस में हम जिस दिन गुड्स और सर्विसेज हमें मिली है उस दिन जो गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू है उस पे गुड्स और सर्विस रिकॉर्ड करेंगे। यानी द मेजरमेंट डेट विल बी द डेट व्हेन वी हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विस, जिसका एकमात्र एक्सेप्शन है अगर आपको एडवांस पेमेंट आपने किया है तो फिर हम एडवांस की डेट लेंगे।
तो क्या लिखा है देखो, गुड्स और सर्विस विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड। मेजर्ड में क्या बोला है, फेयर वैल्यू ऑफ डेट व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर रिसीव्ड विल बी कंसिडर्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट। जहां पे जिस दिन हमने पेमेंट किया उस दिन गुड्स और सर्विस की क्या वैल्यू है वो देखेंगे, इक्विटी शेयर की वैल्यू तो देखना ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू डिटरमाइनेबल नहीं है तो मैंने रणवीर सिंह को बोला यार बात 5-10 ऐड की नहीं है, तू तो तब तक ऐड करना जब तक अपनी प्रॉपर सेल नहीं आ जाए, क्योंकि तू खुद इक्विटी ओनर बन रहा है, तो अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी के शेयर बढ़े तो तुझे भी फायदा। रणवीर ने बोला सही बात है। तो इस केस में उसकी जो सर्विस हमें मिल रही है प्रमोशन की, उसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, तो फिर आप शेयर्स की वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। हालांकि इंडेस मान के चलता है कि गुड्स और सर्विस जो आपको मिली है उसकी वैल्यू पता होगी। दैट मीन्स देयर इज अ रिबिटेबल प्रिजम्पशन दैट द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल ऑलवेज बी अवेलेबल, बट इफ इन केस इट इज नॉट अवेलेबल देन जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हमने दिया उसकी फेयर वैल्यू लेंगे। चलिए, मैंने एक मशीन खरीदी है, शेयर इशू करूंगा बदले में। कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2026 में हुआ है, मशीन मैंने खरीदी है फरवरी 2026 में और शेयर इशू करूंगा 14 फरवरी को। तो मशीन कब रिसीव हुई? 1 फरवरी को। इस दिन मशीन रिकॉर्ड होगी और इस दिन इसकी जो फेयर वैल्यू है किसकी, मशीन की, ये वाली, ये कंसिडर करी जाएगी। खत्म। तो मेरी बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी, 1 फरवरी मशीन डेबिट 2,15,000। टू क्या कैश देना है या शेयर्स, तो एसबीपी रिजर्व। और क्योंकि शेयर इशू करना है मुझे आए हाय 14 फरवरी के पावन दिन पे, तो अभी मैं एसबीपी रिजर्व और जैसे ही इशू करूंगा एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी, जिसमें शेयर कैपिटल और प्रीमियम डिपेंडिंग फेस वैल्यू कितनी है बचा हुआ प्रीमियम। 1 जनवरी 2026 को 10,000 इक्विटी शेयर मैंने एडवांस में इशू कर दिया। फेस वैल्यू 10 रुपये थी और 15 रुपये फेयर वैल्यू थी इक्विटी शेयर की, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू लेंगे। 1 फरवरी 2026 को गुड्स और सर्विस रिसीव हो गए अगेंस्ट द शेयर्स विच आई हैव इशूड। गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू जनवरी और फरवरी दोनों की अवेलेबल है। क्योंकि ये एडवांस का केस है तो मैं ये वाली वैल्यू लूंगा, तो गुड्स और सर्विस को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, 130 पे। तो 1 फरवरी को जब आप एडवांस पे करोगे, आप एडवांस दिखाओगे 130 टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर गुड्स और सर्विस की परचेज 1,30,000 पे बुक हो जाएगी। डिटरमाइनेबल नहीं है तो सिंपल है, क्या होएगा उस पर्टिकुलर केस में। अब यहाँ पे एक केस और देखो, ये कौन सा केस है दोस्त, जहां पर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जहां पे मुझे मंथली सर्विसेज आएगी और मैं लमसम पेमेंट कर रहा हूं 1000 इक्विटी शेयर का। ठीक है, अब आपको सवाल ये उठता है कि भैया लेट्स से मैं 1000 शेयर दूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 4 महीने का, 4 महीने बाद पर सर्विसेज 4 महीने तक आएगी, तो आपको हर महीने की सर्विस, उस महीने की सर्विस की जो फेयर वैल्यू है इस पर रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट एसबीपी रिजर्व करना है, और फाइनली जब शेयर इशू करोगे तो एसबीपी रिजर्व टू कैपिटल आएगा। तो मंथली बेसिस पे फेयर वैल्यू, क्योंकि रूल क्या है, जब सर्विस मिली उसकी फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, ये फंडामेंटल है। अगर कैश सेटल हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको एक्चुअल में कैश पे करनी है। हालांकि ये ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों कि कैश सेटल केस में कभी ऐसा नहीं हो कि वो नॉन फाइनेंशियल आइटम आप खरीद रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं उसका पेमेंट इक्विटी शेयर में करूंगा और नेट सेटलमेंट होगा प्राइस डिफरेंस का, तो फिर वो डेरिवेटिव हो जाएगा 109। कंफ्यूज नहीं होते अपन, उसको छोड़ो। तो अगर ओन यूज एग्जाम्पशन टेस्ट मीट हो रहा है, यानी आपका एक्चुअल इंटेंशन डिलीवरी लेने का है गुड्स और सर्विस का, बस फर्क इतना है कि आप पैसे आपकी शेयर्स की जो प्राइस होगी उसकी वैल्यू में पे कर रहे हो, तो द रूल रिमेन्स द सेम। जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस जब रिसीव हुई है उसे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। आपको पेमेंट करना है तो मैंने क्या कहा कि भैया मैं मशीन खरीद रहा हूँ, बदले में आपको 1 लाख शेयर मेरे दूंगा, नहीं 1 लाख शेयर की जो मार्केट प्राइस होगी उतना पैसा दूंगा। तो जिस दिन मशीन आएगी उसकी फेयर वैल्यू पे मशीन रिकॉर्ड होगी, मेरा पेमेंट अगर उससे कुछ भी कम ज़्यादा है तो वो सब पीआरएल में चले जाएगा एज अ गेन और लॉस। इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन कभी है नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ऑप्शन होगा तो वही है अप्रिसिएशन राइट, जैसे अपने को क्या करना पड़ेगा, या जिन मैं गुड्स खरीद रहा हूँ और ऑप्शन है कि मैं कैश भी दे सकता हूँ और शेयर भी, तो अगर आपकी लाइबिलिटी आप कैश अवॉइड नहीं कर सकते, सामने वाला डिसाइड करेगा सप्लायर कैश चाहिए या इक्विटी शेयर्स, तो उस केस में आपको सेम लॉजिक पे एसबीपी लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी। कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, ये सब आप स्किप कर दो। ठीक है, आज तक कभी पूछा नहीं। स्पेशल इश्यूज में वी हैव टीडीएस विच यू कैन स्किप पर से, दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रुप सेटलमेंट क्यों स्किप कर रहे हैं, सच रिविजन में अपन कवर नहीं करेंगे, आता है नहीं ये सब। ग्रुप सेटलमेंट का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है दोस्त कि मैंने जैसे आईटीसी ज्वाइन किया था ना, तो क्या हुआ था भाई, आईटीसी में मैं काम कर रहा था और मुझे उन्होंने बोला कि तुमको आईटीसी की सब्सिडरी i3L, तुमको वहाँ पे जाके काम करना है। मैंने बोला कहाँ है, उन्होंने बोला बैंगलोर। मैंने बोला बढ़िया शहर है, दे दो। तब तो छोटे थे अपन भी, क्या समझते थे ज़्यादा की रोल प्रोफाइल, बोले शहर बढ़िया है, माहौल अच्छा है, चलो।
फिर मैं जा रहा था, फिर मैंने उनसे पूछा, एक मिनट, मेरे को आईटीसी के हिसाब मिलते हैं, अगर आपने मुझे अपनी सब्सिडरी जिसका नाम था आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, I3L बोलते थे, वहाँ भेजा तो हिसाब किसके मिलेंगे? उन्होंने बोला I3L के। मैंने बोला फिर नहीं जाना, क्योंकि आईटीसी के हिसाब में बहुत पैसा बनता है, I3L का क्या पता। तो उन्होंने बोला यार ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने बोला भैया ऐसे ही होएगा, आप देख लो, मेरे पास ऑफर लेटर भी है दूसरी कंपनी का, है पंगा नहीं लेना। तो उन्होंने बोला नहीं रुको, एक काम करते हैं, हम बात करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। कंपनी जो पेरेंट कंपनी है उसमें बंदा रिक्रूट होता है, उसको सब्सिडरी में डिप्यूट करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहता है कि भैया मुझे सब्सिडरी में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मुझे उसके हिसाब नहीं चाहिए, पेरेंट के चाहिए। तो मैक्सिमम ग्रुप भारत में क्या करते हैं, आप जिस कंपनी में रिक्रूट हुए हो, ग्रुप कंपनी जो पेरेंट कंपनी है, उसी के हिसाब देंगे, भले ही आप सब्सिडरी में काम कर रहे हो, ताकि एम्प्लॉय को मूव करने में कोई प्रॉब्लम ना। तो इससे एक प्रॉब्लम आएगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है, वहाँ तो सब नेट ऑफ हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप 2 मिनट के लिए समझो कि मुझे ईसॉप किसके मिल रहे हैं? आईटीसी के। पर मैं जॉब कहाँ कर रहा हूँ? आईटीसी की सब्सिडरी, लेट्स से आईटीसी सब्सिडरी, आईटीसीएस में। इंडेस बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है, जो ईसॉप इशू करेगा उसकी बुक्स में एसबीपी रिजर्व आएगा, और जहां पे आप काम करोगे उसकी बुक्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा। तो सब्सिडरी की बुक्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा, ईसॉप आईटीसी के, तो एसबीपी रिजर्व यहां पर आएगा। तो कॉन्ट्रा क्या करूंगा? तो सवाल ये है कि क्या आप सब्सिडरी से पैसे रिकवर करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आईटीसी खर्चा बियर कर रहा है ईसॉप का, और काम सब्सिडरी को कर रहा है, तो सब्सिडरी को पैसे देना चाहिए। तो अगर आप रिकवर करोगे तो आप सब्सिडरी को डेबिट कर दो, और सब्सिडरी पेरेंट को क्रेडिट कर देगी उसको पैसे देने। हो सकता है कि पैसे पूरे ना देना हो, या देने ही ना हो, कि हमने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट मान लेगा ये उसका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, इफ देयर इज नो क्लॉज टू रिम्बर्स, और सब्सिडरी मान लेगी इट इज इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट। सर इसका उल्टा हो गया तो? यानी मैं सब्सिडरी, जैसे कि मैं टीसीएस, तो टीसीएस क्या है? सब्सिडरी है, मुझे टीसीएस के ईसॉप मिल रहे हैं, और मुझे भेज दिया है टाटा सन्स उसकी पेरेंट कंपनी में, सपोज। यानी मैं जॉब कहां कर रहा हूं? पेरेंट में, और ईसॉप मुझे किसके मिल रहे हैं? सब्सिडरी के। ऐसा भी हो सकता है। तो जो ईसॉप देगा वो एसबीपी रिजर्व बुक करेगा, जहां मैं काम करूंगा वहां पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक होगा। कॉन्ट्रा क्या करेंगे? तो अगर रिम्बर्समेंट है तो होल्डिंग सब्सिडी डेबिट, नहीं है तो इंटरेस्टिंग है, ये माना जाएगा कि टीसीएस खर्चा उठा रही है पर उसको कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, फायदा पेरेंट को हो रहा है, यानी एक तरह से हम पेरेंट को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये डिविडेंड है, तो ये डिविडेंड डेबिट कर देगा, वो डिविडेंड क्रेडिट कर देगा, खत्म। इसके बाद में शेयर परचेज प्लान, इसके ऊपर क्वेश्चन है क्या? हाँ, लेटेस्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, उसको भी देख लेते हैं अपन। ग्रुप प्लान्स, तो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। जनवरी 2026 आरटीपी। एच एक पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडी एस है, दोनों अनलिस्टेड है। ओरिजिनल स्कीम जो है वो एच की है। बिगनिंग ऑफ ईयर में 1500 ऑप्शन ओन शेयर्स के एम्प्लॉय को दिए, एज वेल एज एस के एम्प्लॉय, 1000 अपने, 500 सब्सिडी के। फेयर वैल्यू 15 पर ऑप्शन थी, 3 साल की सर्विस, तो हर साल 5 रुपये का खर्चा बुक हो रहा है, तो टोटल 7500 का खर्चा बुक हो रहा है, जिसमें से 5000 एच का खुद का है और 2500 सब्सिडरी का है। एच विल सेटल इट इन ओन इक्विटी शेयर, तो एसबीपी रिजर्व होएगा, सारे ऑप्शन वेस्ट होंगे, और हम कुछ भी रिचार्ज नहीं कर रहे हैं इसको, तो सीधी सी बात है कि अपन क्या करेंगे, इक्विटी कंट्रीब्यूशन बुक कर देगा सब्सिडरी, और पेरेंट बुक कर देगा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, ये दोनों अनलिस्टेड है। एंड ऑफ ईयर 1 एस लिस्ट हो गई। अच्छा, तो बिगनिंग ऑफ ईयर 2 में इसने 1500 ऑप्शन खुद के शेयर के एच लिमिटेड के एम्प्लॉय और अपने एम्प्लॉय दोनों को दे दिए, कंडीशनल अपॉन ईसॉप की पेरेंट में जो आपके पास ईसॉप की स्कीम है आप उसे सरेंडर कर दो, यानी कि स्वैप हो गया, रिप्लेस हो गई स्कीम। रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड वही रहेगा 2 साल का, टोटल 3 था, 1 साल हो गए तो 2 बचे। 6 रुपए की इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू, और सारे ऑप्शन एक्सपेक्ट होंगे वेस्ट होने के, और सारे के सारे एम्प्लॉय ने नई स्कीम ऑप्ट कर ली है, क्योंकि लिस्टेड शेयर लेंगे, मार्केट में बेच पाएंगे। एसबी कुछ रिचार्ज नहीं कर रहा, तो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन हो गया है। सेकेंड ईयर में एक तरह से होल्डिंग का क्या हो गया, कैंसिल नहीं हुआ ये सब, क्यों? क्योंकि रिप्लेस हुआ है। कैंसिल होता ना तो अपने को होल्डिंग की बुक्स में बचा हुआ पूरा खर्चा बुक करना पड़ता, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक तरह से रिप्लेस हुआ है,
तो सबसे पहले पेरेंट ने क्या बुक करा होगा पहले साल 7500 का खर्चा, डन। उसमें से 5000 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और 2500 इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। सब्सिडरी ने 2500 इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट और डेबिट किसको कर दिया उसने, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर में अब क्या हुआ सर, तो सर मेरा एसबीपी रिजर्व पेरेंट का तो खत्म करना है मुझे, तो मैंने ईसॉप रिजर्व खत्म कर दिया। क्रेडिट क्या किया, तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी खत्म हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस खत्म हुआ क्या, नहीं, एम्प्लॉय तो काम कर रहा है, पर अब खर्चा कौन बियर कर रहा है, सब्सिडरी। तो एक तरह से वो 5000 मेरे जो पिछले साल के खर्चे थे वो सब्सिडरी बियर करेगी। हेंस मुझे एक तरह से डिविडेंड मिल गया सब्सिडरी का, डीम डिविडेंड जैसा। और सब्सिडरी इस साल 2 साल का खर्चा बुक करेगी, करंट ईयर और फर्स्ट ईयर। 15000 खर्चा नहीं, 15000 का एसबीपी रिजर्व, तो वो बुक करेगी टोटल। तो सबसे पहले तो वो 7500 पिछले साल का बुक करेगी, ये 7500। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अब मॉडिफिकेशन के कारण सब्सिडरी बियर कर रही है, जिसमें से उसके एम्प्लॉय का खर्चा 2500 है। और 5000 क्या है, 5000 इज समथिंग विच इज टू बी बोर्न बाय द पेरेंट। बट पेरेंट को मैं रिचार्ज नहीं कर रहा, तो मैं बोल दूंगा मैंने एक तरह से डिविडेंड बांट दिया। 2500 का खर्चा मैं लास्ट ईयर बुक कर चुका हूं, पर मैंने कॉन्ट्रा एंट्री में क्या किया था, मैंने कॉन्ट्रा अकाउंट यूज किया था इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट। अब तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, उल्टा मैं उसको कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन को रिवर्स कर दिया। अब करंट ईयर के खर्चे की बात करते हैं। करंट ईयर में जो पुराना खर्चा था 7500, वो तो बुक करना ही है, प्लस इंप्रूवमेंट आपने कितना दे दिया, 6 रुपए का। टोटल कितने ऑप्शन हैं, 1500 ऑप्शन है, और 2 साल ही अब आपका रिमेनिंग पीरियड है। तो इस लॉजिक से 4500 का एडिशनल एक्सपेंस हो गया। अपन ने पढ़ा है जब भी इंप्रूवमेंट होता है तो पुराना खर्चा एज इट इज बुक होता है और इंप्रूवमेंट एडिशनली। तो 7500 प्लस 4500, तो इस साल कितना बुक हो जाएगा, 12000 का एसबीपी रिजर्व। इसमें से 1/3 मेरा है 4000 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, 2/3 पेरेंट का है, तो 8000 पेरेंट में चले गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही थर्ड ईयर की सेम एंट्री हो जाएगी, इधर ही अपनी बुक्स में डिविडेंड बुक कर लेगा, काम खत्म। दैट्स अबाउट इट, फिनिश। इसके बाद अगर कभी क्वेश्चन में दिया जाए कि मैंने ईसॉप एम्प्लॉय को दिया और आज ही आज वेस्ट हो गए, यानी कि बोला अभी दिए और आप अभी 30 दिन में एक्सरसाइज करने का डिसाइड कर लो, तो जो ईसॉप का खर्चा है पूरा इमीडिएटली पीआरएल में खर्चा बुक कर देना। क्यों, क्योंकि उसमें कोई वेस्टिंग पीरियड सर्विस कंडीशन ही नहीं, आप हाथों हाथ खर्चा बुक कर लो। ग्रेडेड वेस्टिंग कभी एग्जाम में नहीं आया, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये बोल दिया है कि भैया ये स्कीम में 500 शेयर है, पहले साल में 100 वेस्ट होंगे, दूसरे साल में 200, तीसरे साल में 200, तो आप इसे 3 स्कीम मान के सॉल्व कर लेना। पहले साल की स्कीम 1 साल की, दूसरी स्कीम 2 साल की, तीसरी स्कीम 3 साल की। तीसरी स्कीम में 3 साल खर्चा बुक होगा, दूसरी स्कीम में 2 साल, पहली स्कीम में सिर्फ पहले साल। तो सबसे ज़्यादा खर्चा पहले साल में बुक होता है, ठीक है। क्वेश्चन है नहीं, आरटीपी में एक बार आया था, एग्जाम में नहीं है, स्टडी मटेरियल में वही आरटीपी वाला क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। डेफिनेशंस पढ़ाने के साथ साथ ही मैंने कवर करवा दी। एक्सक्लूजन्स में बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर आप कोई पीसी इशू कर रहे हो, पीसी के फॉर्म में शेयर इशू कर रहे हो, तो फिर इंड AS 102 नहीं लगता। प्लस डीएफआई डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो नहीं लगेगा। और अगर अपन इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 102 कैसे लगेगा। क्यों, क्योंकि ये तो शेयर बेस्ड पेमेंट है, मैं कोई गुड सर्विस ले रहा हूँ, शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, तो इन 3 चीज़ों पे स्टैंडर्ड नहीं लगता। ये मजे में आपका इंड AS 102 हो गया, एकदम स्लो एंड स्टडी, और सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस भी अपन ने रिवाइज कर लिया। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।